स्वागत है आपका एक बार फिर। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सू किंग की दुनिया पूरी तरह बदल गई। साजन थंडर और ग्रैंड मास्टर बाई, जो उसके लिए फैमिली जैसे थे, उसे छोड़कर चले गए। लेकिन इस दर्द ने उसे तोड़े नहीं, बल्कि एक मॉन्स्टर बना दिया। अब वो कल्टीवेशन के 5th लेवल पर है। उसकी परछाई यानी शैडो अब जिंदा हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, ग्रैंड मास्टर बाई ने उसे एक लेजेंडरी व्हाइट बोलस का फॉर्मूला दिया और एक मिस्टीरियस आदमी ने उसे 7 ब्लड आइस का आइडेंटिटी मेडालियन दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। फॉरबिडन रीजन में मौत का कोहरा आ चुका है। बोन ब्लेड की जान खतरे में है और जंगल में कुछ ऐसे लोग घूम रहे हैं जो आर्म स्कैवेंजर्स नहीं हैं, वो प्रोफेशनल किलर्स हैं। क्या सू किंग अपने पहले इंश्योरेंस मिशन को पूरा कर पाएगा या ये उसका आखिरी सफर होगा? कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, कहानी अब नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है। शुरू करते हैं चैप्टर 31। चैप्टर 31। बोन ब्लेड बेहोश था। उसके हाथ पैर रस्सियों से जकड़े हुए थे और वो एक भारी भरकम आदमी के कंधे पर लदा हुआ था, बिल्कुल किसी बोर की तरह। उस आदमी के बगल में एक झुकी हुई कमर वाला बूढ़ा चल रहा था, जिसने काले रंग की चमड़े की जैकेट पहनी थी। शायद अपनी कुबड़ी पीठ की वजह से उसने चेहरा छुपाने की कोशिश नहीं की थी। बिखरे हुए सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। वो कोई आम स्कैवेंजर नहीं लग रहा था। उसकी बॉडी से निकलती हुई ऑरा साफ बता रही थी कि वो कैप्टन थंडर और कैप्टन ब्लड शैडो से भी ऊपर के लेवल का है। ची कॉन्डेंसेशन का 7वां लेवल। शू क्विंग ने कैंप में कभी किसी को इतनी ताकत के साथ नहीं देखा था। जंगल में कोहरा बढ़ रहा था। वो बर्ली आदमी गुर्राया, चीफ, ये कोहरा गलत टाइम पर आ गया। बाकी मीट ट्रेजर्स का क्या करें? बूढ़े ने बोन ब्लेड की तरफ गुस्से से देखा और कहा, सब इस मीट ट्रेजर की गलती है। इसको ढूंढने में हमने बहुत वक्त बर्बाद कर दिया। सबको वापस बुला लो, कोहरा हटने का इंतजार करेंगे, फिर बाकियों को पकड़ेंगे। बर्ली आदमी कुछ भुनभुनाया, बड़े बॉस क्या सोचते हैं पता नहीं। कैंप में ही क्यों नहीं उठा लेते लोगों को? यहां फॉरबिडन रीजन में आकर पकड़ने का क्या तुक है? बूढ़े ने नाक सिकोड़ी और कहा, बॉस को लंबा खेल खेलना पसंद है, जो तेरे छोटे दिमाग में नहीं आएगा। अगर कैंप से लोग गायब होने लगे तो वहां कौन रहने आएगा? बर्ली आदमी चुप हो गया। उसने जेब से एक विसल निकाली और बजाई। कुछ ही देर में 2 और काले कपड़े पहने आदमी भागते हुए वहां आ गए। शू क्विंग पेड़ के ऊपर छुपा हुआ सब देख रहा था, बिल्कुल शांत। 4 लोग। जब वो जाने की तैयारी करने लगे, शू क्विंग की नजर बेहोश बोन ब्लेड पर गई। अगर ये जंगल के बाहर होता या बोन ब्लेड ने उससे इंश्योरेंस न खरीदा होता तो शू क्विंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कोई साधु संत नहीं था कि सबको बचाता फिरे, पर उसके कुछ उसूल थे। अगर पैसे लिए हैं तो कस्टमर को फॉरबिडन रीजन से जिंदा बाहर निकालना उसकी जिम्मेदारी थी। उसके बाद वो मरे या जिए, वो शू क्विंग की टेंशन नहीं थी। अचानक शू क्विंग ने छलांग लगा दी, इतनी तेज कि पीछे बस धुंधली परछाइयां रह गईं। वो सीधा उस बर्ली आदमी और बोन ब्लेड की तरफ लपका। सिर्फ उस बूढ़े को एहसास हुआ कि कोई आ रहा है, बाकियों को तो हवा भी नहीं लगी। बूढ़े ने तेजी से मुड़कर हाथ घुमाया और हवा में बर्फ के टुकड़े तीर की तरह ऊपर उठने लगे, पर वो लेट हो चुका था। शू क्विंग उस बर्ली आदमी तक पहुंच चुका था। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे, डैगर की धार चमक रही थी और आंखों में मौत थी। एक ही झटके में गला कट गया। वो आदमी चीख भी नहीं पाया। 5th लेवल पर होने के बावजूद उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। बस खून का एक फवारा छूट पड़ा और उसका कटा हुआ सिर हवा में उछल गया। लाश के साथ बोन ब्लेड भी गिरने लगा, पर शू क्विंग ने उसे पकड़कर झाड़ियों में फेंक दिया। अब उसके सामने 3 दुश्मन बचे थे। सब कुछ शांत हो गया। बर्ली आदमी का सिर और वो बर्फ के टुकड़े अब जाकर जमीन पर गिरे। बूढ़े और उसके दोनों साथियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक ने डर के मारे कहा, यह तो वही लड़का है, द किड। बूढ़े ने चिल्लाया, चुप कर। शू क्विंग ने उन्हें गौर से देखा। बातें जो हुई थी वो काफी कुछ बता रही थी। बूढ़े ने शू क्विंग को घूरा और कहा, लड़के, इस मामले से तेरा लेना देना नहीं है, चला जा यहां से। हम मान लेंगे हमने तुझे देखा नहीं है। हवा चली, शू क्विंग के बाल उड़े और जमीन पर सूखे पत्ते खड़खड़ाए। कोहरा गहरा होता जा रहा था। शू क्विंग चुपचाप खड़ा रहा। बोन ब्लेड होश में था, बस नाटक कर रहा था। जब उसने बूढ़े की बात सुनी तो वो डर गया कि कहीं शू क्विंग चला ना जाए। उसने सोच लिया कि शू क्विंग को इस लड़ाई में घसीटना ही पड़ेगा। उसने आंखें खोली और चिल्लाकर कहा, इसकी मत सुनो किड, ये कैंप ओनर के लिए काम करते हैं। जो लोग गायब होते हैं उन्हें ये पकड़कर लिविंग ट्रेजर्स बनाकर बेचते हैं। ये उनका सबसे बड़ा राज है। बूढ़े की आंखें सिकुड़ गईं। उसने शू क्विंग से कहा, आखिरी मौका दे रहा हूं, अपने काम से काम रख। शू क्विंग ने बोन ब्लेड की बात अनसुनी कर दी। राज क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए हिसाब सीधा था।
इसने मुझसे इंश्योरेंस खरीदा है, शू क्विंग ने गंभीरता से कहा। बूढ़े के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। उसने दोनों हाथ उठाए और जमीन पर एक लाल रंग का घेरा बन गया। हवा एक छोटे तूफान में बदलने लगी, जिसमें बर्फ के टुकड़े घूम रहे थे। साफ दिख रहा था कि उसमें खूनी रंग के बर्फ के खंजर घूम रहे हैं। साथ ही वो दोनों काले कपड़े पहने आदमी शू क्विंग की तरफ लपके। बोन ब्लेड की उम्मीद टूट गई, पर शू क्विंग अभी भी शांत था। जब वो दोनों करीब आए और तूफान बढ़ने लगा, तो शू क्विंग ने धीरे से कहा, मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। जैसे ही ये शब्द निकले, वो दोनों आदमी अचानक रुक गए। उनकी स्किन काली पड़ने लगी। आंख, कान, नाक, हर जगह से काला खून बहने लगा। वो सांस नहीं ले पा रहे थे। दर्दनाक चीखों के साथ वो जमीन पर गिरे, तड़पे और खत्म हो गए। बूढ़ा भी स्तब्ध रह गया, इतना हैरान कि उसका तूफान बिखर गया और उसकी आंखों से भी काला खून टपकने लगा। उसका चेहरा उतार गया। उसने घबराहट में अपना जादू बीच में ही तोड़ दिया और धमाके का फायदा उठाकर भागने लगा। भागते हुए उसने जल्दी से एक गोली निगल ली। जोशिंग ने पीछा नहीं किया। बोन ब्लेड डर से उसे देख रहा था, जबकि जोशिंग ने बस गिनती शुरू की। 1, 2, 3। 3 बोलते ही बूढ़े ने खून की उल्टी की, जिसमें उसके अंदर के ऑर्गन्स के सड़े हुए टुकड़े थे। वो लड़खड़ाया, चेहरा पीला पड़ गया, पर वो गिरा नहीं। अभी भी भागने की ताकत बची थी। जोशिंग ने माथा सिकोड़ा और तेजी से उसका पीछा किया। बूढ़े ने डिस्पेयर में पीछे मुड़कर देखा जब जोशिंग का मुक्का उसकी तरफ आया। उसकी ताकत ने एक शैतानी गॉब्लिन के चेहरे का रूप ले लिया और बूढ़े से टकरा गई। जोर का धमाका हुआ। बूढ़े का शरीर फट चुका था, हड्डियां टूट चुकी थीं और वो मर चुका था। लाश जमीन पर गिरी, सीना अंदर धंसा हुआ था। एक बेहद भयानक मंजर था। जोशिंग ने मन में सोचा, 7 पॉइजन मिलने के बाद मौत तुरंत होनी चाहिए थी। ये थोड़ा स्लो था, अभी सुधार की जरूरत है। उसने तीनों लाशों पर अपना पाउडर छिड़का। हिसिंग की आवाज के साथ वो खून के पानी में बदल गए। ये सब करके जोशिंग ने बोन ब्लेड की तरफ देखा। बोन ब्लेड बुरी तरह कांप रहा था। जोशिंग उसके लिए दुनिया का सबसे खौफनाक इंसान बन चुका था। तभी बोन ब्लेड ने देखा कि उसका हाथ हरा पड़ रहा है। वो चीखा, फेलोडा विस्किड, मैं पॉइजन हो गया हूं। जोशिंग ने ठंडे लहजे में कहा, यहां की हवा में मेरा जहर है। एंटीडोट, मुझे एंटीडोट चाहिए। बोन ब्लेड के अंदर दर्द बढ़ता जा रहा था। मेरे जहर का कोई एंटीडोट नहीं होता, जोशिंग ने कहा और बढ़ते हुए कोहरे को देखा। मैं तुम्हें बचाने आया क्योंकि तुमने इंश्योरेंस लिया था, पर तुम्हारी चालाकी मुझे पसंद नहीं आई। बोन ब्लेड गिड़गिड़ाया, गलती हो गई भाई, माफ कर दो, बहुत दर्द हो रहा है, देखो मैं हरा पड़ रहा हूं। वो कांप रहा था। उसका हाथ अब गहरा हरा हो चुका था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उन मरने वालों का हुआ था। जोशिंग ने उसे घूरा और एक पैकेट फेंक दिया। बोन ब्लेड ने लपक कर वो पाउडर खा लिया। जल्दी ही हरा रंग गायब होने लगा, पर अब उसका चेहरा सूजने लगा और सुन्न पड़ गया। उसने घबराकर अपने सूजे हुए चेहरे को छुआ। ये क्या दिया तुमने? मेरा चेहरा सूज रहा है, सब सुन्न हो रहा है। जोशिंग ने नीचे देखा और कहा, वो भी जहर ही था। जहर? बोन ब्लेड की जुबान लड़खड़ा गई। उसकी फटी हुई आंखों में सिर्फ मौत का खौफ था। वो कुछ कहना चाहता था, पर उससे पहले ही अंधेरा उसकी आंखों के सामने छा गया और वो बेहोश हो गया। उसी पल कोहरे का वो मोटा बादल उन पर आ गिरा और जू चिंग और बोन ब्लेड दोनों उसमें गायब हो गए। 4 घंटे बीत चुके थे। जंगल के किनारे एक चौराहे पर बोन ब्लेड की आंखें खुली। शरीर के हर हिस्से में दर्द था, पर होश आते ही वो घबरा कर उछल पड़ा। आसपास कोई खतरा नहीं था। जू चिंग भी वहां नहीं था। उसने राहत की सांस ली और जल्दी से अपना चेहरा टटोला। सूजन गायब थी, जहर का असर खत्म हो चुका था। मैं जिंदा हूं, उसने धीरे से कहा। दिल जोरों से धड़क रहा था। यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो उस मौत के मुंह से जिंदा बाहर आ गया है। तभी उसकी नजर एक बांस के टुकड़े पर पड़ी जिस पर कुछ लिखा था, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड। ये पढ़कर बोन ब्लेड के मन में अजीब से एहसास उभर आए। शर्म भी आई उस घटिया चाल के लिए जो उसने पहले चलने की कोशिश की थी। आखिरकार उसने एक गहरी सांस ली, हाथ जोड़े और जंगल की तरफ झुककर प्रणाम किया। शुक्रिया। घूमकर देखा तो सामने 2 रास्ते थे। दाईं तरफ वाला रास्ता सीधा बेस कैंप वापस जाता था और बाईं तरफ वाला लाफिंग पाइन्स शहर की तरफ निकलता था। कोई आसपास नहीं था। वो वहीं खड़ा सोचने लगा। कैंप ओनर गोल्डन वज्रा वॉरियर सेक्ट से है। आसपास के सारे शहर उन्हीं के कंट्रोल में है। अगर मैं लाफिंग पाइन्स गया भी तो कैंप ओनर के गुस्से से बच नहीं पाऊंगा, खासकर तब जब उसके भेजे हुए लोग मारे गए हैं। फैसला करना मुश्किल हो रहा था।
जिंदा रहने का सबसे आसान तरीका यही था कि कैंप वापस जाओ और सारा इल्जाम उस किड पर डाल दो। कह दो कि किड ने ही कैंप ओनर के आदमियों को मारा है और उसका इसमें कोई हाथ नहीं था। अंतरात्मा ने थोड़ा कचोटा, क्योंकि उस लड़के ने ही उसकी जान बचाई थी। पर थोड़ी देर सोचने के बाद उसने फैसला कर लिया, इस बर्बाद दुनिया में जिंदा रहना ही सबसे जरूरी है। दूसरों की चिंता करके कुछ नहीं मिलने वाला। अपने गिल्ट को दबाकर वो कैंप की तरफ भागने लगा। पर जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, एक ठंडी रोशनी तेजी से हवा को चीरती हुई आई और पलक झपकते ही उसके सिर के आर पार हो गई। एक धपकी आवाज के साथ बोन ब्लेड जमीन पर गिरा। आंखें खुली रह गईं और खून उसके गिर्द फैलने लगा। वो कुछ पल तड़पा और फिर उसकी दुनिया हमेशा के लिए अंधेरी हो गई। वो मर चुका था। जूचिंग लाश के पास खड़ा था, अपना लोहे का स्क्यूअर वापस निकाल रहा था। उसे कैंप ओनर के मामले में पड़ने का कोई शौक नहीं था, पर वो इंसानी फितरत को समझता था, इसलिए वो वहां से गया नहीं था। वो इंतजार कर रहा था कि बोन ब्लेड क्या चुनेगा। बाईं तरफ वाला रास्ता जिंदगी की तरफ जाता था, दाईं तरफ वाला रास्ता मौत की तरफ, और बोन ब्लेड ने दाईं तरफ वाला रास्ता चुना था। चेहरा बिल्कुल पत्थर जैसा था। जूचिंग ने लाश पर कॉप्स रेवेजिंग पाउडर छिड़का और बिना मुड़े तेजी से वहां से निकल गया। जंगल में अभी भी फॉग ऑफ कंफ्यूजन फैला हुआ था, पर जूचिंग के लिए यह कोई रुकावट नहीं था। कुछ देर बाद वो उस घाटी में पहुंच गया जहां उसका लेबोरेटरी था। घाटी में कदम रखते ही उसे किसी भेड़िए के रोने की हल्की आवाज सुनाई दी, पर उसने ध्यान नहीं दिया। पहले उसने चेक किया कि जो ट्रैप्स वो जाते वक्त लगाकर गया था वो वैसे के वैसे हैं या नहीं। सब सही था। फिर उसने लेबोरेटरी का दरवाजा ढकेला और अंदर चला गया। जगह ज्यादा बड़ी नहीं थी। सोने के लिए कोई बिस्तर नहीं था, बस दीवारों पर छोटे छोटे कैबिनेट्स बने हुए थे जिनमें अलग अलग तरह के मेडिसिनल प्लांट्स और जहरीले ग्लैंड्स रखे थे। कुछ मिक्सचर बनने के लिए तैयार थे, कुछ बिल्कुल वैसे ही रखे थे। कुल मिलाकर सैकड़ों स्पेसिमेंस थे वहां। जूचिंग ने चारों तरफ देखा और मन ही मन खुश हुआ। ग्रैंड मास्टर बाई से सीखने के बाद ये कलेक्शन उसने खुद बनाया था। ज्यादातर चीजें फॉरबिडन रीजन से ही इकट्ठा की थीं। इसमें ज्यादातर जहरीले पौधे थे, दवाई वाले बहुत कम। सब कुछ चेक करने के बाद वो सोचने बैठ गया। ग्रैंड मास्टर बाई ने व्हाइट बोलस का फॉर्मूला तो दिया था, पर वो उनके लेक्चर्स में छिपा हुआ था। जूचिंग ने नोट्स बनाए थे और उसकी मेमोरी भी शार्प थी, इसलिए सारी जानकारी उसके पास थी। दिक्कत ये थी कि उसके पास वो सारे पौधे नहीं थे जो इस गोली को बनाने के लिए चाहिए थे। मेरे पास असली इंग्रेडिएंट्स नहीं है, पर शायद मैं उनकी जगह कुछ ऐसे पौधे यूज कर सकता हूं जिनकी खासियत मिलती जुलती हो। पता नहीं ये काम करेगा या नहीं, पर अगर फेल भी हुआ तो कुछ सीखने को ही मिलेगा। ये सोचकर उसने हाथ हिलाया और 7-8 मेडिसिनल प्लांट्स कैबिनेट से उड़कर उसके सामने आ गिरे। उन्हें ध्यान से देखने के बाद वो लेबोरेटरी के पीछे छोटे आंगन में गया। वहां हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और मिट्टी के एक टुकड़े में कुछ खास पौधे उगे हुए थे। ये वो पौधे थे जिन्हें तोड़ने के बाद तुरंत यूज करना पड़ता था, इसलिए उसने इन्हें यहाँ ट्रांसप्लांट कर दिया था। जैसे ही वो गार्डन में पहुंचा, भेड़िए की आवाज फिर सुनाई दी, इस बार और साफ। जूचिंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने 3 पौधे तोड़े और वापस अंदर चला गया। एक पत्थर के बर्तन में उसने सारी चीजें डालकर पीसना शुरू किया। चाहे पत्तियां तोड़ना हो, उनका रस निकालना हो या फूलों की पंखुड़ियां अलग करनी हो, वो बड़े ध्यान से काम कर रहा था। कुछ भी कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए था। धीरे धीरे बर्तन में रखा लिक्विड बिल्कुल काला पड़ गया। 5 तरह के पौधे अभी भी कम हैं। कैबिनेट्स की तरफ देखते हुए उसने काफी देर सोचा, फिर उनकी जगह दूसरे इंग्रेडिएंट्स निकाल लिए। यिन यांग के उसूलों का इस्तेमाल करते हुए उसने बैलेंस बनाने की कोशिश की, पर यह इतना आसान नहीं था। रात बीत गई, सुबह हो गई, तब जाकर वो मिक्सचर तैयार हुआ। पत्थर के बर्तन में उस गाढ़े काले लिक्विड को देखकर उसने माथा सिकोड़ा। ये व्हाइट बोलस के मिक्सचर जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था, पर इतनी मेहनत के बाद वो रुकने वाला नहीं था। दांत बींचकर उसने कुछ 7 लीफ क्लोवर उसमें डाल दिए। जल्दी ही मिक्सचर उबलने लगा जैसे रंग बदलेगा, पर 3 सांस बीतने के बाद सब शांत हो गया। ध्यान से देखा तो लिक्विड अब काला नहीं बल्कि भूरे रंग का था। जूचिंग हिचकिचाया, सीने पर हाथ रखा जहां वो वायलेट क्रिस्टल छिपा था। अपनी पॉइजन रेजिस्टेंस के बारे में सोचा और तय किया कि खतरा नहीं है। ध्यान से हाथ डालकर उसने मिक्सचर का एक टुकड़ा उठाया और गोली की शक्ल दे दी। नाक के पास लाया और सूंघा। बदबू इतनी तीखी और अजीब थी कि उसे खाने की हिम्मत नहीं हुई। ये खाने लायक भी है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो गोली लेकर गार्डन में चला गया। भेड़िए की आवाज फिर आई।
इस बार जूचिंग सीधा आवाज की तरफ गया। गार्डन के पार झाड़ियों के बीच लोहे, लकड़ी और बेलों से बना एक बड़ा पिंजरा था। उसके अंदर एक कमजोर सा काले स्केल्स वाला भेड़िया था। जूचिंग को देखते ही वो खड़ा हो गया और दांत दिखाने लगा, पर उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। कुछ वक्त पहले जंगल में इस भेड़िए ने शूक्विंग पर हमला किया था। मारने की बजाय वो इसे यहां ले आया था अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। शूक्विंग के हाथ में भूरे रंग की गोली देखकर भेड़िया कांपने लगा और पीछे हटने की कोशिश करने लगा। कोई फायदा नहीं हुआ। शूक्विंग ने हाथ अंदर डालकर भेड़िए की गर्दन पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींचा। चेहरे पर कोई रहम नहीं था। दूसरे हाथ से उसने वो गोली भेड़िए के मुंह के पास लगा दी। काले स्केल्स वाला भेड़िया बुरी तरह कांप रहा था। मौत सामने देखकर उसने चुपचाप वो गोली निगल ली। कुछ ही पल बाद भेड़िए के शरीर से काला धुआं निकलने लगा और उसने उल्टी कर दी। साथ ही उसके सिर पर एक बड़ा सा फोड़ा बन गया जो बढ़ता गया और फिर जोर से फट गया। भेड़िया जमीन पर गिर गया, सांसें उखड़ रही थी। शूक्विंग ने माथा सिकोड़ा, पिंजरे में मांस के कुछ टुकड़े फेंके और वापस लेबोरेटरी में आ गया। ऐसा क्यों हुआ? म्यूटेजन को खत्म करने की बजाय दवाई ने उसे इकट्ठा कर दिया और धमाका हो गया। सोचने के बाद उसे लगा कि शायद कोई ऑगमेंटेशन एजेंट कम रह गया है। अगर वो डाल दिया जाए तो शायद दवाई काम कर जाए। ऑगमेंटेशन एजेंट, सांप का जहर ट्राई करता हूं। हाथ घुमाया और 3 अलग अलग जहर की थैलियां सामने आ गई। जहर निकालकर उसने मिक्सचर में मिलाया। लिक्विड हिसिंग की आवाज करने लगा और उसमें से हरे रंग का धुआं उठने लगा। जहरीले धुएं को देखकर शूक्विंग ने हाथ से उसे बाहर की तरफ उड़ा दिया। फिर बर्तन को साइड में रख दिया ताकि वो फर्मेंट हो सके। इंतजार करते वक्त वो पालथी मारकर बैठ गया और सी एंड माउंटेन इनकैंटेशन की प्रैक्टिस करने लगा। शाम हुई। शूक्विंग ने लिक्विड चेक किया, एक और गोली बनाई और वापस उस भेड़िए के पास गया। कुछ पॉप पॉप आवाजें आईं और शूक्विंग उदास चेहरे के साथ वापस आ गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने एक असली व्हाइट बोलस निकाली, उसे पिघलाया और उसके रिजल्ट को स्टडी किया। इसी तरह 6 दिन बीत गए। इन 6 दिनों में शूक्विंग ने किसी और चीज पर ध्यान नहीं दिया। उसका आधा कलेक्शन खत्म हो चुका था। गार्डन बिल्कुल खाली हो गया था। 10 से ज्यादा बार कोशिश कर चुका था वो। और वो भेड़िया, आखिरी गोली खाते ही उसके अंदर म्यूटेजन का तूफान आ गया। आसपास की स्पिरिट पावर उसके अंदर घुसने लगी, अपने साथ और म्यूटेजन लेकर। आखिरकार वो भेड़िया खून के बादल में फट गया। शुक्र था कि शूक्विंग की परछाई म्यूटेजन सोख सकती थी, वरना वो धमाका उसे भी लपेट लेता। ये देखकर शूक्विंग काफी निराश हुआ। उसे पता था व्हाइट बोलस बनाना आसान नहीं है, खासकर तब जब सारे इंग्रेडिएंट्स ना हो। पर हां, सीखने को बहुत कुछ मिला था। हर नई कोशिश के साथ उसकी समझ बढ़ रही थी और उसका बनाया हुआ वो आखिरी वर्जन कुछ तो असर दिखा रहा था। बदकिस्मती से वो व्हाइट बोलस का उल्टा काम कर रहा था। व्हाइट बोलस म्यूटेजन को भगाती थी, शूक्विंग की गोली उसे खींच रही थी। पत्थर के बर्तन में देखा तो ऊपर एक पतली हरी परत थी जो क्लोवर की वजह से बनी थी। उसके नीचे वो गाढ़ा काला लिक्विड था। अगर वो हरी परत ना होती तो वो लिक्विड तुरंत म्यूटेजन खींच लेता। वही उस भेड़िए की मौत की वजह बना था। शूक्विंग ने आह भरी और अपनी नाक को मसला। अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान लगाया ताकि ये फेल होने का एहसास दूर हो सके। दवाई नहीं बनी, पर कल्टीवेशन में बढ़ोतरी हुई थी। वो अभी सी एंड माउंटेन इनकैंटेशन के 5वें लेवल के पीक पर था। आज रात 6ठे लेवल तक पहुंच जाऊंगा। गहरी सांस लेकर उसने दवाई के बारे में सोचना बंद कर दिया और पूरा ध्यान कल्टीवेशन पर लगा दिया। इस उथल पुथल भरी दुनिया में हर एक लेवल का मतलब था जिंदा रहने का बेहतर मौका। रात गहरी हुई, चांद आसमान में चढ़ गया। शूक्विंग के अंदर से गरजने की आवाजें आने लगी। ये आवाजें पहले से कहीं ज्यादा तेज थीं। उसे लगा था शरीर में अब कोई गंदगी नहीं बची, पर जैसे ही ब्रेक थ्रू पॉइंट आया, ढेर सारी गंदगी शरीर से बाहर निकलने लगी। एक अजीब सी साफ सफाई का एहसास हुआ और फिर उसके पीछे से एक दहाड़ गूंज गई। पहले जब वो मुक्का मारता था तो एक गॉब्लिन की धुंधली तस्वीर बनती थी। इस बार भी वैसा ही हुआ, पर वो तस्वीर बड़ी और ज्यादा खौफनाक थी। एक पैर की जगह उसके 2 पैर थे और इस बार उस गॉब्लिन के सिर पर एक सींग भी था। ये गॉब्लिन नहीं, एक हॉबगॉब्लिन था। हॉबगॉब्लिन की दहाड़ रात के सन्नाटे में गूंज गई। जंगल के जानवर तक डर कर शांत हो गए। शूक्विंग की आंखें खुली और लेबोरेटरी में बैंगनी रोशनी फैल गई, जैसे कोई बिजली गिरी हो। उस रोशनी और हॉबगॉब्लिन की दहाड़ के बीच शूक्विंग वहां बैठा बेहद खतरनाक लग रहा था। कुछ पल बाद रोशनी मध्यम हुई,
हॉबगॉब्लिन गायब हो गया। सी एंड माउंटेन इनकैंटेशन, 6ठा लेवल। सी एंड माउंटेन इनकैंटेशन एक आम टेक्निक थी। स्पिरिट पावर से म्यूटोजन अलग करने का इसका तरीका भी कुछ खास नहीं था। साउथ फीनिक्स कॉन्टिनेंट में ऐसी कई टेक्निक्स थी जो ज्यादातर छोटे क्लैंस या ऑर्गेनाइजेशंस के पास होती थी। इसे पीक तक पहुंचाने पर भी कोई कमाल की लड़ाकू ताकत नहीं मिलती थी। डिस्क्रिप्शन में जो लिखा था वो ज्यादातर बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई बातें थी। गॉब्लिन्स पहाड़ हिला सकते हैं, हॉबगॉब्लिन समुंदर लांघ सकते हैं, ये बस एक कहावत थी। लेकिन शूकविन वो सी एंड माउंटेन इनकैंटेशन में वो ताकत दिखा रहा था जो आज तक किसी ने नहीं देखी थी, शायद इस टेक्निक को बनाने वाले ने भी नहीं। उसका 5वें लेवल का स्पेक्ट्रल गॉब्लिन उतना ही ताकतवर था जितना आमतौर पर 6ठे या 7वें लेवल पर होता है, और आज उसके 6ठे लेवल का गॉब्लिन एक स्पेक्ट्रल हॉबगॉब्लिन बन चुका था। भले ही वो अभी छोटा था, पर उसकी ताकत गॉब्लिन से कहीं ज्यादा थी। अगर शूकविंग 7वें लेवल पर पहुंच गया तो उसका सी एंड माउंटेन इनकैंटेशन क्या रूप लेगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। वो हॉबगॉब्लिन शायद पूरी तरह बदल जाएगा। ज्यादातर कल्टीवेटर्स के लिए हॉबगॉब्लिन ही इस टेक्निक की आखिरी सीमा होती थी, पर शूकविंग का सफर अभी बाकी था। वो अपनी लेबोरेटरी में बैठा था, चेहरे पर एक सवालिया निशान लिए। किताबों के हिसाब से हॉबगॉब्लिन 10वें लेवल तक नहीं आना चाहिए, और वो पीक लेवल तक बड़ा नहीं होता। मेरी रफ्तार देखकर लगता है कि ये 7वें लेवल में ही बड़ा हो जाएगा। तो फिर 8वें लेवल में क्या होगा, 9वें और 10वें में क्या, और पीक लेवल पर क्या? उम्मीद से भरा शूकविंग ने खुद को देखा। इस बार उसने अपनी स्पीड और ताकत टेस्ट नहीं की। उसे पता था कि वो 5वें लेवल से कहीं आगे निकल चुका है। उसकी ताकत हैरान करने वाली थी। वही हाल रफ्तार का था। हवा का दबाव ही एकमात्र चीज थी जो अब उसे रोकती थी। बेस कैंप के सबसे ताकतवर लोगों के मुकाबले में कहां खड़ा हूं? एक बात पक्की है, अगर वो काले कपड़े वाले बूढ़े जैसे 2 लोग भी आ जाएं जो की कंडेंसेशन के 7वें लेवल पर हों, तो भी मैं उन्हें काट डालूंगा। कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली और चारों तरफ देखा। रात हो चुकी थी और लेबोरेटरी में अंधेरा था, पर वो अपनी परछाई को महसूस कर सकता था। ब्रेक थ्रू का असर उसकी परछाई पर भी हुआ था। वो अब और ज्यादा म्यूटेजन सोख सकती थी। उनका कनेक्शन पहले से ज्यादा गहरा और उलझा हुआ था। शूकविंग जमीन को घूरता रहा। धीरे धीरे सुबह हुई और सूरज की किरणें लेबोरेटरी में आईं। अब वो अपनी परछाई का आकार साफ देख सकता था। अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वो पल आ गया जिसका उसे इंतजार था। परछाई हिली, उसका आकार बिगड़ा और फिर परछाई का दाया हाथ धीरे से ऊपर उठा। शूकविंग ने सांस रोक ली। उसकी आंखें परछाई पर जमी थीं। उसके इशारे पर परछाई जमीन पर रेंगती हुई कमरे के एक अंधेरे कोने की तरफ गई और अंधेरे में घुलकर गायब हो गई। शूकविंग का चेहरा शांत था, पर वो कनेक्शन को महसूस कर रहा था। अगला कदम, उसने परछाई वाले हाथ को एक कैबिनेट की तरफ भेजा जहां उसने एक मेडिसिनल प्लांट पकड़ लिया। जैसे ही परछाई ने पौधे को छुआ, उसके अंदर का म्यूटेजन बढ़ गया और वो पौधा हरा काला पड़ गया। बस यही शूकविंग की हद थी। उसका सिर फटने को हो रहा था। उसने कंट्रोल छोड़ा और परछाई वापस अपने असली रूप में आ गई। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गई थीं और सिर में बेहद दर्द था। उसने आंखें बंद कर लीं और अपनी सांसें काबू में करने लगा। 2 घंटे बाद जब उसने आंखें खोली, दर्द गायब था। मैं इसे अभी पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता, उसने सोचा, परछाई को देखते हुए। वो जल्दबाजी में नहीं था। उसे पता था कि आज नहीं तो कल वो अपनी परछाई पर पूरा काबू पा लेगा, और जब ऐसा होगा तो ये परछाई उसका सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक राज होगी। थोड़ा आराम करने के बाद उसने हाथ बढ़ाया और उस म्यूटेटेड पौधे को अपने पास बुलाया। ये पौधा ऐसे म्यूटेट हुआ है जैसे ऊपर वाले की आंख खुल गई हो। मतलब मेरी परछाई किसी भी चीज में म्यूटेजन भेज सकती है। उसने फिर एक्सपेरिमेंट शुरू किए। 4 घंटे बाद शूकविंग को अपनी परछाई की बेहतर समझ हुई। वो हर वक्त म्यूटेजन नहीं भेज सकती थी, सिर्फ तब जब शूकविंग से कंट्रोल कर रहा हो। अगर मौका देखकर वार किया जाए तो किसी को भी मौत के घाट उतारा जा सकता है, पर साथ ही उसे अपनी ही परछाई से होशियार रहना होगा। उसने अपने सीने पर हाथ रखा जहां वो वायलेट क्रिस्टल छुपा था। सिर्फ वही क्रिस्टल था जो इस परछाई को काबू में रखता था। आखिरकार उसने वो पौधा रखा और दीवार पर लगे खाली कैबिनेट्स को देखा। सब कुछ उसने उस पत्थर के बर्तन में झोंक दिया था। कलेक्शन खत्म हो चुका था। बर्तन को देखकर उसने एक आह भरी। दुख था कि सारा कलेक्शन बर्बाद हो गया, पर दूसरी तरफ वो काला लिक्विड काफी काम का था, एक हथियार की तरह। सोचने के बाद उसने बचे हुए लिक्विड की गोलियां बनाई और उन्हें 7 लीफ क्लोवर की परत से ढक लिया। 10 काली गोलियां तैयार थीं जो बाहर से हल्की हरी थीं। इन्हें ब्लैक बोलस कहूंगा, वो बुदबुदाया।
गोलियां रखकर वो लेबोरेटरी से निकला। इरादा था कुछ पौधे इकट्ठा करना और एक नया भेड़िया पकड़ना। टेस्ट एनिमल के तौर पर भेड़िया सही काम कर रहा था। घाटी से बाहर निकलकर वो मंदिर के खंडहर की तरफ गया, पर वहां रुकने की बजाय वो सीधा फॉरबिडन रीजन के अंदर चला गया। वहां ज्यादा मेडिसिनल प्लांट्स मिलते थे। बहुत अंदर तो नहीं, पर वो उस इलाके में पहले भी कई बार जा चुका था और हर बार अच्छी चीजें हाथ लगती थी। शू किंग के अंदर जाने के कुछ देर बाद ही लोगों का एक ग्रुप जंगल के किनारे पर पहुंचा। 100 से ज्यादा लोग थे, आदमी, औरतें और बॉडीगार्ड्स। उनमें 5-6 लोग ऐसे थे जिनकी ऑरा बेहद ताकतवर थी। ये वही अमीर घरों के लड़के लड़कियां थीं जिन्होंने बेस कैंप के बाहर तंबू लगाए थे। जंगल में सैर सपाटे के लिए आए थे, बिना किसी डर के। हंसने बोलने की आवाजें आ रही थी। उनका गाइड था ओल्ड स्टोनी। बेचारे के पास कोई चारा नहीं था, वो उन्हें ले जा रहा था, पर मन ही मन कोसकर हुए। ये फॉरबिडन रीजन है, वो बोलना चाहता था, पर पता था कोई सुनेगा नहीं। इन शहरी लोगों को लगता है कि उन्हें सब पता है, पर असलियत ये थी कि उन्हें उस खौफ का कोई अंदाजा नहीं था जो स्कैवेंजर्स हर रोज जीते हैं। शहरी लोगों ने किताबों में पढ़ा था, कहानियां सुनी थी। स्कैवेंजर्स ने भुगता था, बस सब ठीक रहे, ये काम खत्म हो, मैं रिटायर हो जाऊं, फिर कभी इस फॉरबिडन रीजन में कदम नहीं रखूंगा। डरा हुआ पर चौकन्ना ओल्ड स्टोनी ग्रुप को आगे ले जा रहा था। किसी को पता नहीं चला, पर ग्रुप के बीच में कुछ हो रहा था। एक लड़की बेहद खूबसूरत, लंबे काले बाल, नीले गाउन में एक लड़के से बात कर रही थी, पर बातों के बीच वो चुपके से कुछ मेडिसिनल पाउडर बिखेर रही थी। हवा चली, पाउडर उड़ गया, ना कोई खुशबू ना दिखाई दिया, पर वो पाउडर शायद किसी तरह का कैटलिस्ट था जिसने फॉरबिडन रीजन की गहराइयों में हलचल मचा दी। शू किंग को एहसास हुआ। वो ध्यान से चल रहा था कि अचानक उसे लगा कि आज म्यूटेंट जानवर बहुत कम दिख रहे हैं। उसने एक अग्रेसिव छिपकली देखी जो की कंडेंसेशन के 6 या 7वें लेवल की ताकत रखती थी। आमतौर पर वो हमला कर देती, पर आज वो मिट्टी में छुपी पड़ी थी। शू किंग के पास आने पर भी वो हिल नहीं रही थी, जैसे डर रही हो। शू किंग और ज्यादा चौकन्ना हो गया। बेचैनी बढ़ रही थी। उसने एक पौधा तोड़ा और निकलने की तैयारी करने लगा, पर उससे पहले ही जंगल की गहराइयों से एक ठंडी हवा का झोंका आया, इतना ठंडा कि पेड़ जमने लगे। शू किंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। ऊपर देखा तो ढेर सारी ट्रांसपेरेंट जेलीफिश हवा में तैरती हुई आ रही थीं। 6 जेलीफिश बेहद विशाल थीं और उनके आसपास सैकड़ों छोटी जेलीफिश थीं। सब मंदिर की तरफ जा रही थीं, जैसे वहां कुछ उन्हें खींच रहा हो। उड़ते हुए उनकी नजर शू किंग पर पड़ी। एक बड़ी जेलीफिश मुड़ी, उसकी टेंटिकल्स पर लगी आंखें कुलबुलाई, ज्यादातर खुली थीं। खतरे की घंटी शू किंग के दिमाग में बज उठी। उसका खून उबलने लगा और उसके पीछे स्पेक्ट्रल हॉबगॉब्लिन प्रकट हुआ। उसने ऊपर देखा और जेलीफिश की तरफ बिना आवाज के दहाड़ा। शू किंग ने आंखें सिकोड़ कर देखा। वो अब 3रे लेवल वाला कमजोर लड़का नहीं था जो पहली बार जेलीफिश देखकर डर गया था। हॉबगॉब्लिन की दहाड़ सुनकर जेलीफिश हिचकिचाई। शायद मंदिर की तरफ खिंचाव ज्यादा था या शू किंग का खतरा महसूस हुआ। जेलीफिश मुड़ गई और आगे बढ़ गई। शू किंग ने राहत की सांस ली। ये मंदिर जा रही हैं या कहीं और? उम्मीद है कहीं और, वरना लंबा चक्कर काटना पड़ेगा। वो तेजी से भागा, जंगल में रोशनी की एक लकीर बनकर। 2 घंटे बाद एक पेड़ पर बैठा शू किंग दूर मंदिर के खंडहर को देख रहा था। वहां से गरजने की आवाजें आ रही थी। वही हुआ जिसका डर था। जेलीफिश का झुंड मंदिर के ऊपर मंडरा रहा था और लोगों के ग्रुप से लड़ रहा था। दूर से चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे। सोचने के बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। वहीं मंदिर में ओल्ड स्टोनी डर से कांप रहा था। होंठ फड़फड़ा रहे थे, आंखों में निराशा थी। जमीन पर लाशें बिखरी थीं, नौकर और बॉडीगार्ड्स। वो अमीर लड़के लड़कियां जो पहले बेफिक्र थे, अब उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। सब जख्मी थे, डरे हुए। बचे हुए बॉडीगार्ड्स उन्हें घेरे हुए थे, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। सैकड़ों छोटी जेलीफिश लगातार हमला कर रही थी, जबकि ऊपर वो 5-6 बड़ी जेलीफिश उन 5 मिडिल एज्ड कल्टीवेटर से लड़ रही थी। ओल्ड स्टोनी भागने की कोशिश कर रहा था। ये क्या हो रहा है? सब ठीक तो था, पर वो बूढ़ा था, दूसरों जितना तेज नहीं था। कुछ कदम ही चला था कि एक जेलीफिश बॉडीगार्ड्स को चीरते हुए उसकी तरफ लपकी। वो बच नहीं पाया। एक ही पल में जेलीफिश उसके सीने के आर पार हो गई। जहां दिल था वहां बस एक बड़ा सा छेद रह गया। फिर वो लड़की लड़कियों की तरफ बढ़ गई। ओल्ड स्टोनी जमीन पर गिरा, तड़पता हुआ। सीने से खून बह रहा था, उसके चारों तरफ फैल गया। मुंह और गले में खून भर गया। कुछ बोलना नामुमकिन था। लगता है शहर में रहने का परमिट नहीं मिलेगा। ओल्ड स्टोनी ने आंखें बंद कर ली। उसकी ऊर्जा बिखर गई और फिर उसकी दुनिया में हमेशा के लिए अंधेरा छा गया।
चैप्टर 34। खंडहर में हर तरफ लाशें बिखरी थीं। बॉडीगार्ड्स, नौकर और वो कुछ शहरी लड़के जिनका फॉरबिडन रीजन का ज्ञान बस किताबों तक सीमित था। मौत से पहले उनकी आंखों में जो खौफ था वो अब पथरा चुका था। जेलीफिश की भी लाशें थीं। इंसानों से अलग मरने के बाद जेलीफिश बेजान शेपलेस ग्रे कीचड़ में बदल गई थी, जिससे बेहद गंदी बदबू आ रही थी। जिंदा रहते हुए जो खूबसूरती उनमें थी वो अब गायब हो चुकी थी। मरकर भी वो ढेर सारा म्यूटेजन छोड़ रही थी, जो आसपास की हर चीज को जहरीला बना रहा था। ये बर्बादी यहाँ रुकी नहीं थी। बचे हुए लड़के लड़कियां जान बचाकर जंगल की तरफ भागे जा रहे थे और जेलीफिश उनके पीछे मौत बनकर मंडरा रही थी। 2 घंटे बाद सूकिंग वहां पहुंचा। लाशें देखकर उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। जिंदगी ने उसे इतनी मौत दिखाई थी कि अब फर्क पड़ना बंद हो गया था। उसने बॉडीगार्ड्स और नौकरों की लाशों को छुआ तक नहीं, बस कुछ जेलीफिश के रिमेन्स उठाए रिसर्च के लिए। बाकी सब कुछ म्यूटेजन से बर्बाद हो चुका था। आखिरकार वो एक खास लाश के पास रुका, ओल्ड स्टोनी। उसके सीने में एक बड़ा सा छेद था, खून जम चुका था। उसकी खुली आंखों में अब भी थोड़ा अफसोस दिख रहा था। सूकिंग ने एक गहरी आह भरी। वो कोई भगवान नहीं था। ओल्ड स्टोनी ने इंश्योरेंस लिया था, पर इस सिचुएशन में उसे बचाना नामुमकिन था, खासकर तब जब फॉग ऑफ कंफ्यूजन नहीं थी। कुछ देर शांत खड़ा रहने के बाद सूकिंग नीचे झुका और ओल्ड स्टोनी की आंखें बंद कर दी। फिर उसे वहीं दफना दिया। कोई पत्थर नहीं लगाया। जैसा सार्जेंट थंडर ने कहा था, स्कैवेंजर्स का कोई परिवार नहीं होता, इसलिए किसी रस्म की जरूरत नहीं। मिट्टी से आए, मिट्टी में मिल गए। यही स्कैवेंजर्स की जिंदगी थी। इस कियोटिक दुनिया में जिंदा रहने की जद्दोजहद, और मरने के बाद अगर शांति मिल जाए तो वही काफी है। दुख की बात थी, पर यही सच था। ओल्ड स्टोनी की कब्र के सामने खड़े होकर सूकिंग ने बेस कैंप की तरफ देखा और पिछले 4 महीनों के बारे में सोचा। कैप्टन ब्लड शैडो मर गया, फ्लेम क्रो मर गया, फैट माउंटेन और हॉर्स 4 मर गए, सैवेज घोस्ट मर गया, बोन ब्लेड मर गया, ओल्ड स्टोनी मर गया, सार्जेंट थंडर रिटायर हो गया, और न जाने कितने ही स्कैवेंजर्स मारे गए थे। ये क्रूर दुनिया थी जहां इंसानी जान की कोई कीमत नहीं थी। जिंदा रहने का बस एक ही तरीका है, और ताकतवर बनना। उसका चेहरा सख्त हो गया। वो मुड़ा और चल दिया। ढलती शाम में हवा चली, उसके कपड़े फड़फड़ाए। एक ठंडी आवाज जो उसके जंगल में गायब होते ही धीमी पड़ गई। अंधेरा बढ़ रहा था, पर सूरज की आखिरी किरणें पत्तों से छनकर सूकिंग को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर वो इतना तेज था कि रोशनी भी उसका पीछा नहीं कर पाई। कुछ देर भागने के बाद सूकिंग अचानक रुका। नीचे देखा, आंखों में हैरानी थी। घुटने के बल बैठकर उसने हवा सूंघी और एक खास पौधे को देखा। उसके एक पत्ते पर हल्का सा पाउडर गिरा था, जो शायद किसी और को दिखता भी नहीं। अगर उसे जहरीले पौधों की इतनी समझ ना होती तो वो कभी नोटिस ना करता। उसने वो पत्ता तोड़ा और गौर से देखा। मैं हर इंग्रेडिएंट तो नहीं पहचान पा रहा, पर इसमें एजलेस सेंटीपीड ब्लड जरूर है। उसकी आंखें चमक उठी। ग्रैंड मास्टर बाय का लेक्चर याद आया। एजलेस सेंटीपीड ब्लड दवाई में कैटलिस्ट का काम करता है, और अगर इसे सही चीजों के साथ मिलाया जाए तो ये जानवरों को अट्रैक्ट करने वाला सब्सटेंस बन जाता है, जो हंटर्स के लिए बहुत जरूरी है। क्या जेलीफिश के हमले का इससे कोई लेना देना है? आंखें सिकोड़कर उसने वो पत्ता नीचे रखा और अपनी जेब से पॉइजन पाउडर निकाला। उस पत्ते पर पाउडर छिड़कने के बाद वो वहां से निकल गया, पर दिशा बदल दी। ओल्ड स्टोनी वाले ग्रुप के पीछे जाने का उसका कोई इरादा नहीं था। उनकी मुसीबत उनकी थी। भले ही वो चेन फेयुआन के दोस्त हों, सूकिंग का उनसे कोई वास्ता नहीं था। और वैसे भी उनके पास बड़े एक्सपर्ट्स थे जो बड़ी जेलीफिश से लड़ रहे थे। सूकिंग के लिए वो एक्सपर्ट्स भी खतरा थे। सबसे बड़ी बात, लगता था उस ग्रुप में किसी ने जानबूझकर जेलीफिश को उकसाया था। उनका रास्ता छोड़कर वो घूम कर निकला। जब वो अपनी घाटी और लेबोरेटरी पहुंचा, तब तक रात हो चुकी थी। नए पौधों को स्टोर करके वो फिर से व्हाइट बोलस बनाने में लग गया, पर रात गहरी होने के बावजूद दूर से लड़ाई की आवाजें अब भी आ रही थी, और वो आवाजें पास आ रही थी। उसने माथा सिकोड़ा। आखिरकार जब कदमों की आवाज सुनाई दी, उसने आह भरी। खड़ा हुआ, लेबोरेटरी से बाहर निकला और चांदनी में खड़ा हो गया। घाटी के एंट्रेंस से घबराई हुई आवाजें आ रही थी। रास्ता इधर है, जल्दी करो सब, अंदर चलो। कपड़े फटे हुए, चेहरे पर डर, ये वही शहरी लड़के लड़कियां थे। उनके पीछे 1 दर्जन और लोग थे, फिर 7-8 बॉडीगार्ड्स, ज्यादातर जख्मी। कुल मिलाकर 20 से ज्यादा लोग थे। घाटी में घुसते ही बॉडीगार्ड्स ने एंट्रेंस पर पोजीशन ले ली। लड़के लड़कियां राहत की सांस लेने लगे और उस खूबसूरत घाटी को देखने लगे।
तभी उनकी नजर सू किंग पर पड़ी, जो अपनी लेबोरेटरी के बाहर खड़ा था। यहाँ कोई है? वो डर कर पीछे हटे। 3 बॉडीगार्ड्स उड़ते हुए उनके आगे आ गए और सू किंग को घूरने लगे। उनकी आंखों में शक और मारने की नीयत साफ थी। सू किंग की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। उसने बॉडीगार्ड्स और नौकरों को इग्नोर किया और उन लड़के लड़कियों को देखा। 2 लोग अलग ही दिख रहे थे। एक लड़का जो जू क्विंग से थोड़ा बड़ा लग रहा था, शायद 16-17 का। हालत खराब थी, पर वो बाकियों की तरह घबराया हुआ नहीं था, बल्कि चौकन्ना था। और दूसरी वो लड़की, कपड़े गंदे थे, दिखने में डरी हुई लग रही थी, पर जू क्विंग ने जिंदगी में इतना कुछ देखा था कि एक नजर में समझ गया उसका डर बस एक नाटक था। सबसे बड़ी बात, उस लड़की ने साफ सुथरे ग्लव्स पहने हुए थे। जू क्विंग, जो जहर का माहिर था, जानता था कि ऐसे ग्लव्स के कई इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि मेडिसिनल पाउडर बिखेरना। 8 बॉडीगार्ड्स, सब की कंडेंसेशन के 6ठे लेवल पर, बाकी सब 5वें लेवल या उससे नीचे। वो लड़का अकेला 7वें लेवल पर है, और वो लड़की, उसी ने जेलीफिश को बुलाया है। बड़े एक्सपर्ट्स यहाँ नहीं हैं, शायद बड़ी जेलीफिश को दूर ले गए होंगे। जू क्विंग की आदत थी लोगों को इस तरह परखना। उन्हें सपने में भी अंदाजा नहीं था कि एक नजर में वो सब कुछ जान चुका है। पर बॉडीगार्ड्स अलग थे, वो जू क्विंग की ठंडक महसूस कर सकते थे। फॉरबिडन रीजन में एक लेबोरेटरी, इसका मतलब ये लड़का खतरनाक है। फेलो डाओइस्ट, क्या आपके माता पिता यहाँ हैं? हमारा कोई गलत इरादा नहीं है। म्यूटेंट बीस्ट्स ने हमला किया था, इसलिए हम यहाँ छुपने आए हैं। सुबह होते ही हम चले जाएंगे, दूसरा बोला। माफ करना, हमने परेशान किया। गार्ड्स तमीज से बात कर रहे थे, जो उन लड़के लड़कियों के लिए हैरानी की बात थी। उन्हें लगा कुछ गड़बड़ है। वो सबसे बड़ा लड़का जू क्विंग को देखकर सीरियस हो गया, और वो ग्लव्स वाली लड़की, वो शक से देख रही थी। लेबोरेटरी से आती हुई पौधों की महक सूंघकर उसे अंदाजा हो गया था कि जू क्विंग कौन है। जू क्विंग ने बिना कुछ बोले ग्रुप को देखा, फिर एंट्रेंस को, और वापस अपनी लेबोरेटरी की तरफ मुड़ गया। बिना बोले उसने लहने की इजाजत दे दी थी। गार्ड्स ने राहत की सांस ली, पर लड़के लड़कियां अभी भी डरे हुए थे, सिवाय उस ग्लव्स वाली लड़की के। उसकी आंखें अजीब तरह से चमकी, और फिर वो दबी हुई दुखी आवाज में बोली, तुम कितने बुरे हो। हम बस जान बचाने के लिए यहाँ छुपे हैं, बाहर गए तो मारे जाएंगे। उसकी आवाज में कुछ ऐसा जादू था कि उसे पसंद करने वाले लड़के अचानक शेरों की तरह आगे आ गए। सही बात है, तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? हमारा कोई गलत इरादा नहीं है, हम बस थोड़ी देर यहाँ रुकना चाहते हैं। ये फॉरबिडन रीजन इसकी जागीर थोड़े ही है, हमें इजाजत लेने की जरूरत नहीं। बस कुछ अल्फाज और वो लोग जू क्विंग के खिलाफ हो गए। लड़की मन ही मन खुश थी, उसे लोगों को यूज करना पसंद था, और वो इस नए लड़के के बारे में और जानना चाहती थी। तभी जू क्विंग की आंखों में एक ठंडी चमक आई। उसका डैगर बिजली की रफ्तार से उस लड़की की तरफ शूट हुआ। लड़की का चेहरा उतर गया, बचने का मौका ही नहीं मिला। डैगर उसके कान के पास से गुजरा, बालों की एक लट काटी, और पीछे पत्थर में ज्यादा सा चिंगारियां उड़ी। लड़की का हाथ अभी हवा में ही था, बचाव के लिए उठा हुआ। वो स्तब्ध रह गई। जब उसने जू क्विंग की तरफ देखा तो वहां उसे एक भेड़िए की खूनी आंखें दिखी। वो अंदर तक हिल गई। बॉडीगार्ड्स और बाकी सब भी सन्न रह गए। गार्ड्स और ज्यादा चौकन्ना हो गए, और बाकी लोग डर के मारे चीख पड़े। लड़की को एक सख्त नजर देते हुए जू क्विंग ने अपनी किलिंग इंटेंट दबाई और कहा, हमारा मिलना एक इत्तेफाक है, बहती हुई घास की तरह। मुझे मजबूर मत करो। वो वापस लेबोरेटरी में चला गया। चांदनी में वो घुल गया, रात जितना ही ठंडा। घाटी में सन्नाटा छा गया। उस पल उन सबको लगा कि बाहर की जेलीफिश से ज्यादा बड़ा खतरा उनके सामने खड़ा था। सन्नाटे में जू क्विंग अंदर गया, और तभी एंट्रेंस से एक दर्दनाक चीख गूंजी। एक छोटी जेलीफिश उन्हें ढूंढ लिया था। एक गार्ड को चीर कर उसके ऑर्गन्स चूस कर वो घाटी में दाखिल हो गई, और उसके पीछे जेलीफिश का पूरा झुंड चला आ रहा था। चैप्टर 35। माथा सिकोड़ा जू क्युंग ने और पीछे मुड़ा। सैकड़ों जेलीफिश घाटी में भर गई थी। उन लड़के लड़कियों और उनके बॉडीगार्ड्स की तरफ बढ़ रही थी। वो सब शौक में थे, पर लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। बॉडीगार्ड्स की आंखों में साफ दिख रहा था कि वो अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। जिस लड़के ने जू क्युंग का ध्यान खींचा था, वो 7वें लेवल वाला यंग मास्टर। उसने एक हमला किया जिससे रंग बिरंगी रोशनी निकली, पर जेलीफिश की तादाद बहुत ज्यादा थी, और वो जादू मंत्र से शायद ही मरती थी। ऊपर से वो तेज थी, उनके हमले गहरे थे। पहले ही हल्ले में 7-8 लोग मारे गए। एक लड़का जो कभी महंगे कपड़ों में था, अब चिथड़ों में दिख रहा था। बुरी तरह डर गया जब एक जेलीफिश उसकी तरफ लपकी। घबराहट में वो चीखा, यंग मास्टर बाई बचाओ।
एक रंगीन रोशनी उसकी तरफ आई और जेलीफिश को थोड़ी देर के लिए रोक दिया, जिससे वो भाग सका। जू क्यूंग थोड़ा दूर था, पर 3 जेलीफिश ने उसे देख लिया था और उसकी तरफ तेजी से आई। उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं। वो तेजी से उछला और अपनी मुट्ठी एक जेलीफिश पर दे मारी। वो क्रीचर कांप उठा और धमाके के साथ फट गया। जू क्यूंग रुका नहीं। बाएं हाथ में डैगर आ गया और वो बाकी 2 की तरफ लपका। वो उनसे कहीं ज्यादा तेज और फुर्तीला था। पलक झपकते ही वो उनके पास से गुजरा और दोनों के 2 टुकड़े हो गए। लड़के लड़कियों ने जब ये देखा तो हैरान रह गए और अनजाने में ही जू क्यूंग की तरफ भागने लगे। जब बाकी जेलीफिश ने देखा कि उनके 3 साथी मारे गए हैं, तो उन्होंने अपनी अजीब आंखें खोली और जू क्यूंग की तरफ बढ़ गईं। इस बार पूरे 10 थे। जू क्यूंग का चेहरा अब भी शांत था। पीछे हटने की बजाय वो आगे बढ़ा। उसका डैगर ठंडा चमका और एक के बाद एक जेलीफिश के फटने की आवाजें आने लगी। जेलीफिश के मरते ही वहां म्यूटेजन फैल गया। घाटी के पौधे, यहां तक कि जू क्यूंग की लेबोरेटरी के पौधे भी हरे काले पड़ने लगे। जख्मी बॉडीगार्ड्स पर भी असर होने लगा। अपनी घाटी का ये हाल देखकर जू क्यूंग की आंखों में गुस्सा भर गया। वो और तेजी से घूमा। उसका डैगर नाचने लगा, पर जल्दी ही उसने माथा सिकोड़ा। म्यूटेजन उसके डैगर को खा रहा था। मेटल टूटने लगा था। दुख मनाने का वक्त नहीं था। उसने लोहे का स्क्यूअर निकाला और काटता रहा। साथ ही पॉइजन पाउडर भी बिखेर दिया। भले ही जेलीफिश पर जहर का असर कम था, पर जू क्यूंग ये हार नहीं मानी। बदकिस्मती से स्क्यूअर उतना तेज नहीं था। तभी पीछे से आवाज आई, दोस्त, मेरी तलवार लो। एक ठंडी रोशनी जू क्यूंग की गिरफ आई। ये वही तलवार थी जो यंग मास्टर बाई ने फेंकी थी। मुट्ठी में आते ही जू क्यूंग को लगा कि ये कोई आम तलवार नहीं है। घुमाते ही एक ठंडी चमक निकली और अगले ही पल 7-8 जेलीफिश कट कर गिर गईं। जू क्यूंग नीले खून में नहाया हुआ था। पीछे खड़े लोग शौक में थे। इतना ताकतवर? ये बॉडी कल्टीवेटर है, पर लेवल क्या है? कहीं पीक पर तो नहीं? नहीं, स्पिरिट पावर देखकर लगता है 5वें या 6ठे पर होगा। लेवल छोड़ो, देखो वो कितना रूथलेस है। सब हैरान थे, यहां तक कि वो शकी लड़की भी डर गई थी। उसने अपनी चालाकी वहीं दबा दी। उसे जू क्यूंग में वही ऑरा महसूस हुआ जो उसके क्लैन के मॉन्स्टर्स में था। ऐसे लोग जिनसे वो डरती थी, और जू क्यूंग बिल्कुल वैसा ही था। वैसे भी उसका काम हो चुका था। जेलीफिश का हमला करवाना उसका मकसद था। चर्च वालों को उनका नेस्ट मिले या ना मिले, उससे उसे क्या। पर हालात कुछ ज्यादा ही बिगड़ गए थे। उसने अपनी ड्रेस में छुपे जेड स्लिप पर हाथ रखा। ये एक टेलीपोर्टेशन टैलिस्मैन था। वो हिचकिचा रही थी, तभी घाटी के एंट्रेंस पर धमाका हुआ और दर्जनों जेलीफिश अंदर घुस आईं। अब सोचने का वक्त नहीं था। उसने जेड स्लिप तोड़ दी और गायब हो गई। उसके साथ ही उसे गायब होते देख अजीब से एक्सप्रेशंस देने लगे। जू क्यूंग का ध्यान बस आने वाली जेलीफिश पर था। हिसाब लगाया और फिर वहीं खड़ा हो गया। उसका खून और एनर्जी उबलने लगी। मुंह खोला और एक दहाड़ मारी। सी एंड माउंटेन इनकैंटेशन का इस्तेमाल करते ही उसके पीछे स्पेक्ट्रल हॉबगॉब्लिन प्रकट हुआ और उसने भी बिना आवाज के दहाड़ लगाई। उसके सिर पर सींग था। शरीर बिल्कुल काला, जैसे अभी नरक से निकल कर आया हो। जू क्यूंग और हॉबगॉब्लिन की मिली जुली दहाड़ ने जेलीफिश को वहीं रोक दिया। सिर्फ जेलीफिश ही नहीं, पीछे खड़े लड़के लड़कियां भी डर के मारे पधरा गए। एनर्जी और ब्लड का प्रोजेक्शन, ये तो सिर्फ बॉडी रिफाइनमेंट के पीक पर ही होता है। सब हिल गए थे। जेलीफिश भी जू किंग का खौफ महसूस कर रही थी। ऊपर से जू किंग के जहर ने उस सेंटीपीड की खुशबू दबा दी थी। थोड़ी देर घूरने के बाद जेलीफिश धीरे धीरे पीछे हटी और घाटी से बाहर निकल गई। जू किंग ने राहत की सांस ली, मुड़ो और उन लोगों को ठंडी नजरों से देखा। उसकी नजर उस जगह टिकी जहां वो ग्लव्स वाली लड़की खड़ी थी। वो गायब थी। जू किंग की आंखें सिकुड़ गईं। कुछ लड़कियां तो जू किंग का वो खूनी रूप देखकर रोने लगी थीं। चांदनी में नीले खून से सना जू किंग और उसके पीछे वो हॉबगॉब्लिन बिल्कुल किसी शैतानी भूत जैसा लग रहा था। सिर्फ यंग मास्टर बाई ने हिम्मत जुटाई और आगे आकर हाथ जोड़े। जनाब, मैं बाई युनडोंग हूँ। मदद के लिए शुक्रिया। हम ये एहसान जरूर चुकाएंगे। जू किंग की नजर को समझते हुए उसने सफाई दी। वो लड़की ली रुओलिन थी। उसके क्लैन ने उसे बचने के लिए टेलीपोर्टेशन टैलिस्मान दिया था। तुम लोगों के पास नहीं है? जू किंग ने पूछा। बाई युनडोंग ने फीकी मुस्कान दी। हम सब बड़े क्लैन से हैं, पर मेन ब्रांच से हैं। दिखलावा ज्यादा है, असली ताकत कम। जू किंग ने सर हिलाया और तलवार वापस फेंक दी। फिर पूछा,
ग्रैंड मास्टर बाई तुम्हारे कौन है? वो मेरे दादा के भाई हैं। वो हैरान हुआ। आप उन्हें जानते हैं? जू किंग ने बस सर हिलाया, फिर चांदनी भरे आसमान को देखा। यहाँ म्यूटेजन बढ़ गया है, तुम्हें जाना चाहिए, मैं छोड़ देता हूँ। वो आगे बढ़ा। बाई युनडोंग और बाकी सब चुपचाप उसके पीछे हो लिए। रात भर जंगल में भागने के बाद सुबह होते होते वो किनारे पर पहुंच गए। बाहर की दुनिया देखकर सब खुशी से झूम उठे। जू किंग अभी भी चौकन्ना था। तभी आसमान में 3 लोग उड़ते हुए आए। ये वही एक्सपर्ट्स थे। जू किंग का अंदाजा सही था। उन्होंने बड़ी जेलीफिश को दूर खींचा था। लड़के लड़कियों ने जल्दी से उन्हें सब बताया, बार बार जू किंग की तरफ इशारा करते हुए। जू किंग ने दूरी बनाए रखी। हाथ में पॉइजन पाउडर तैयार था। एक्सपर्ट्स ने उसे बस सर हिलाकर एक्नॉलेज किया और ग्रुप को लेकर चल दिए। दोपहर तक वो जंगल से पूरी तरह बाहर निकल गए। खुले मैदान में आते ही कुछ लड़के लड़कियां रोने लगे। जू किंग चुपचाप देखता रहा। बाई युनडोंग आगे आया और हाथ जोड़े। हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं बचा है। म्यूटेजन की वजह से हमें जल्दी वापस जाना होगा, पर आपका एहसान याद रहेगा। प्लीज ये तलवार रख लीजिए। उसने तलवार जू किंग को दे दी। जू किंग ने उन्हें जाते हुए देखा, फिर तलवार को तौला। बहुत ही शानदार और ठंडी तलवार थी। इतने खून खराबे के बाद भी उस पे एक खरोंच तक नहीं थी। हाई लेवल ट्रेजर थी ये। थोड़ी लंबी थी, डैगर जितनी हैंडी नहीं, पर काम चला लेगी। उसने कपड़े में लपेटकर उसे पीठ पर बांध लिया। वक्त देखा और कैंप की तरफ चल दिया। सोचा था नए डैगर खरीदेगा और जेलीफिश के जाने का इंतजार करेगा, पर कैंप में घुसते ही उसे कुछ अजीब लगा। बहुत सारे अजनबी चेहरे थे। आसपास के स्कैवेंजर्स उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। एक आदमी जिसे उसने बचाया था वो कुछ कहना चाहता था, पर डर रहा था। बस आंखों से इशारा किया कि जू किंग अपने घर जाए। दिल की धड़कन तेज हो गई। जू किंग ने कदम बढ़ाए। घर पहुंचा तो देखा वहां काफी लोग थे। सब उसे ठंडी नजरों से देख रहे थे। कपड़े देखकर समझ गया कि ये कैंप ओनर के खास गार्ड्स हैं। गली के मोड़ पर वो गोटी वाला आदमी खड़ा था, चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लिए। जू किंग ने गेट खोला और अंदर का नजारा देखकर उसके पांव जम गए। क्रूसिफिक्स बैठा था, चेहरा सफेद जैसे सारा खून निचोड़ लिया गया हो। बगल में ग्रेसफुल रैप्टर बुरी तरह जख्मी। जू किंग को देखते ही दोनों ने ऊपर देखा। क्रूसिफिक्स में कांपते हुए पट्टी बांधी और बोला, किड, सार्ज के साथ कुछ बुरा हुआ है। बोलते ही उसने खून की उल्टी कर दी। ये सुनते ही जू किंग को लगा जैसे किसी ने बिजली गिरा दी हो। दिल जोरों से धड़कने लगा, शरीर अकड़ने लगा। एक बुरी आहट दिल में उतरी जो हर पल गहरी होती जा रही थी। एक बेहद खतरनाक औरा उसके अंदर से निकलने लगा जिसे वो रोक नहीं पा रहा था। आसपास की हवा ठंडी पड़ गई। क्या हुआ? उसने पूछा। आवाज कांप रही थी और बर्फ जैसी ठंडी थी। चैप्टर 36। क्रूसिफिक्स के हाथ किसी आम इंसान से कहीं ज्यादा सख्त थे। सालों की तीरंदाजी ने उसके हाथों पर मोटी गांठें बना दी थी। ब्लैक स्केल्ड वुल्व्स के वक्त भी वो एक दिन और एक रात तक लड़ा था, तब भी उसके हाथ ऐसे नहीं कांपे थे। सोचना भी मुश्किल था कि जू किंग के आने से पहले यहाँ कैसी भयानक लड़ाई हुई होगी। साफ था कि उसका सामना किसी ऐसे दुश्मन से हुआ था जिसे वो संभाल नहीं पाया, वरना उसकी उंगलियों का ये हाल ना होता और ना ही वो जख्मों से भरा होता। ग्रेसफुल रैप्टर की हालत भी बता रही थी कि वो अपनी आखिरी ताकत तक लड़ चुकी है। कैंप में घुसते ही जो कुछ जू किंग ने देखा था, अनजान चेहरे, कैंप ओनर के ढेर सारे आदमी और वो गोटी वाला आदमी, उसे पहले ही पता चल गया था दुश्मन कौन है। पर इससे उसकी बेचैनी और बढ़ गई। उसके जोर देने पर क्रूसिफिक्स और ग्रेसफुल रैप्टर ने बताना शुरू किया। बहुत सालों पहले सार्जेंट थंडर कोई स्कैवेंजर नहीं था। वो किसी दूर शहर का आम नागरिक था। होनहार था, इसलिए सिटी गार्ड बन गया। वहीं उसने कल्टीवेशन सीखी, सिटी मैजिस्ट्रेट का खास बन गया था और बचपन के प्यार से सगाई भी हो गई थी। जिंदगी अच्छी थी। फिर एक कारवां आया और सब बदल गया। पूरी कहानी क्रूसिफिक्स और ग्रेसफुल रैप्टर को भी नहीं पता थी। बस इतना जानते थे कि कुछ साल पहले शराब के नशे में सार्जेंट थंडर बड़बड़ाया था कि उसने सब कुछ खो दिया। उसकी मंगेतर मारी गई और बदला लेने के चक्कर में उसकी कल्टीवेशन बर्बाद हो गई। मुश्किल से जान बचाकर भागा और शुरुआत से कल्टीवेशन शुरू की। तब वो स्कैवेंजर बना। दशक बीत गए, वो बूढ़ा हो गया। पुरानी जिंदगी भूलकर बस रिटायरमेंट चाहता था। जब तक उसने बेस कैंप आए एक कारवां में किसी को देखा। वही आदमी जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी, जिसे वो मरा हुआ समझता था, पर वो जिंदा था। सार्जेंट थंडर ने बदला लेने की नहीं सोची। डर था कि उसके अपनों पर मुसीबत ना आ जाए। उसने लाफिंग पाइन्स भागने का फैसला किया, पर उसे पता नहीं था कि उसका दुश्मन उसे पहले ही ढूंढ चुका है। कुछ दिन पहले कैंप ओनर ने अपने लोग लाफिंग पाइन्स भेजे सार्जेंट थंडर को घसीट कर वापस लाने के लिए, ताकि उसे उस दुश्मन को तोहफे में दिया जा सके।
वही दुश्मन जो नाइट डव नाम के एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के कारवां के साथ आया था। कैंप ओनर का एक आदमी मेरा एहसानमंद था, क्रूसिफिक्स ने दांत पीसते हुए कहा। 2 दिन पहले जब हम वापस आए उसने चुपके से हमें सब बता दिया। हमने सार्ज को बचाने की कोशिश की पर नाकाम रहे। कैंप ओनर के घर हमने उस दुश्मन को देखा। उसकी कल्टीवेशन भी सालों पहले टूटी थी पर उसने खुद को सार्ज से थोड़ा बेहतर बना लिया है। ग्रेसफुल रैप्टर ने धीरे से कहा, नाइट डव ये साउथ फीनिक्स में हजारों कारवां चलाते हैं। कैंप ओनर्स और मजिस्ट्रेट्स के साथ लिविंग ट्रेजर्स का धंधा करते हैं। कैंप ओनर, कारवां, जू किंग की सांसें तेज हो गईं। आंखों ने मौत नाचने लगी। अंदर एक आग जल उठी थी, गुस्से की आग जो आसमान छू रही थी। वो मुड़ा और गेट की तरफ बढ़ा। क्रूसिफिक्स और ग्रेसफुल रैप्टर घबरा गए। किड, ग्रेसफुल रैप्टर ने कहा, हमें बात करनी चाहिए। दूसरे स्कैवेंजर्स को साथ लेते हैं। ये सबके गायब होने का मामला जरूरत नहीं है, जू किंग ने कहा। उसने अपनी पीठ से वो लंबी तलवार निकाली। एक झटके में तलवार ठंडी रोशनी की तरह कोर्टयार्ड के गेट की तरफ शूट हुई। धमाका, गेट के चिथड़े उड़ जाए। बाहर छिपा हुआ कैंप ओनर का एक गार्ड जो उनकी बातें सुन रहा था हैरान रह गया। उसके हाथ में डैगर था पर तलवार उसके सीने के आर पार हो चुकी थी। खून का फव्वारा छूटा और वो पीछे उड़ गया। तलवार की रफ्तार वहीं नहीं रुकी। गार्ड को चीरने के बाद वो सीधा सामने वाली गली में गई और वहां खड़े उस गोटी वाले आदमी की जांघ में जा घुसी, उसे जमीन में गाड़ दिया। दर्दनाक चीख गूंजी। बाहर सन्नाटा छा गया। फिर शोर मचा और 7-8 गार्ड्स गेट की तरफ लपके। क्रूसिफिक्स और ग्रेसफुल रैप्टर हक्के बक्के रह गए जब जू किंग बिजली की तरह कोर्टयार्ड से बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसने मरे हुए गार्ड के हाथ से डैगर छीना और बिना देखे बगल वाले दुश्मन का गला काट दिया। खून का फव्वारा निकला पर जू किंग की आंखों की लाली उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। उसे बस सार्जेंट थंडर दिख रहा था और वो दुश्मन। उसकी किलिंग इंटेंट और बढ़ गई। घूमकर उसने पीछे वाले गार्ड के सीने पर मुक्का मारा। बूम! गार्ड की आंख, कान, नाक, हर जगह से खून निकल आया। ऑर्गन्स टूट गए और वो कटी पतंग की तरह पीछे जा गिरा। उसी वक्त 3 गार्ड्स उसकी तरफ लपके, 2 5वें लेवल के, 1 6ठे लेवल का। सू चिंग ने हाथ हिलाया। उसका लोहे का स्क्यूअर उड़ता हुआ गया और एक की खोपड़ी में घुस गया। खुद वो बिल्ली की तरह झुका और छलांग लगाकर दूसरे का गला काट दिया। फिर तीसरे 6ठे लेवल वाले की तरफ कूदा। खटाक! 6ठे लेवल वाले ने स्पिरिट बैरियर बनाया। डैगर रोका पर सू चिंग की ताकत के सामने वो टिक नहीं पाया। सू चिंग ने उसे ढकेलते हुए पीछे दीवार में दे मारा। बैरियर टूट गया। डैगर गले के आर पार हो गया और पीछे की दीवार ढेर हो गई। सू चिंग वहीं खड़ा रहा, धीरे से मुड़ा। आंखों में सिर्फ मौत थी। बचे हुए गार्ड्स कांपने लगे। सब 6ठे लेवल के थे पर पीछे हट रहे थे। गोटी वाले की चीखें बंद हो गईं। चेहरा सफेद पड़ गया पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। सू चिंग फिर लपका। गार्ड्स भागने की कोशिश करने लगे पर देर हो चुकी थी। वो बहुत तेज था। एक के सर पर मुक्का मारा, सर फट गया। फिर साए की तरह दूसरे के पास पहुंचा। डैगर चमका। फिर तीसरे के सामने। एक गार्ड ने डेस्परेशन में चीखते हुए सू चिंग को जकड़ लिया, साथ मरने के इरादे से। बदले में उसे मिला सू चिंग का सर जो सीधा उसके माथे पर लगा। खोपड़ी अंदर धंस गई। सू चिंग पीछे हटा और एक और गार्ड से टकराया। डैगर पीछे घूमा। 1 बार, 2 बार, 3 बार। जब दीवार ने रोका तब वो रुका। धप धप धप। सारे गार्ड जमीन पर गिर चुके थे। सब मर चुके थे और किसी की भी लाश सलामत नहीं थी। हर तरफ खून बिखरा था। ढलती शाम की धूप में वो मंजर बेहद खौफनाक था। सूरज की रोशनी सू चिंग पर पड़ी। खून से सना वो शैतान जैसा लग रहा था। शोर सुनकर आसपास के स्कैवेंजर्स बाहर आ गए। मंजर देखकर दंग रह गए। ये तो किड है। ये इतना ताकतवर कैसे है? ये सब कैंप ओनर के लोग हैं। क्या बगावत हो गई है? क्रूसिफिक्स और ग्रेसफुल रैप्टर सहारा लेकर बाहर आए। खून से सने सू चिंग को देखकर वो भी हिल गए। शोर के बीच सू चिंग उस गोटी वाले की तरफ बढ़ा, रास्ते में अपना डैगर और स्क्यूअर उठाते हुए। गोटी वाला कांप रहा था, पसीना बह रहा था। दर्द था पर डर उससे ज्यादा था। हिलने की कोशिश की पर तलवार ने जांघ जकड़ रखी थी। किड, मेरी बात सुन। तू। सू चिंग ने तलवार का हिल्ट पकड़ा और उसे ऊपर की तरफ खींच दिया। स्विश! तलवार ने उसकी टांग से लेकर पेट और थोड़ी तक सब चीर दिया। एक भयानक चीख के साथ वो आदमी 2 टुकड़ों में बट गया। सू चिंग का चेहरा अब भी शांत था पर ऑरा में तूफान था। खून के तालाबों में सूरज चमक रहा था और वो आगे बढ़ा। सामने खड़े स्कैवेंजर्स डर के मारे पीछे हट गए। उन्होंने बहुत क्रूरता देखी थी पर बच्चों के हाथों ऐसी ठंडी मौत कभी नहीं। ये जा रहा है कैंप ओनर के मैंशन की तरफ।
लोगों को समझ आया तो हाहाकार मच गया। बिना कुछ बोले सब उसके पीछे चल दिए। दूर से लगा जैसे सू चिंग एक फौज लेकर मैंशन की तरफ जा रहा है। भीड़ बढ़ती गई। इधर कैंप ओनर के खास एक्सपर्ट्स और कारवां के लोग सू चिंग को घेरने के लिए निकल पड़े। मैंशन के अंदर कैंप ओनर चैन से चाय पी रहा था। साथ में एक घमंडी बूढ़ा बैठा था, ब्रोकेड रोब में। फिक्र मत कीजिए मिस्टर सन, एक अगरबत्ती जलने जितनी देर में मामला निपट जाएगा। ये स्कैवेंजर्स हम जैसे सेक्ट कल्टीवेटर्स के बराबर नहीं हो सकते। सोचा था उस किड को ट्रेन करूंगा, सेक्ट भेजूंगा, पर अब वो जिद कर रहा है तो काट देना ही बेहतर है। बूढ़े ने चाय की चुस्की ली, कप रखा और कहा, मैं उसे जिंदा चाहता हूं। चैप्टर 37। जैसे ही चाय का कप मेज पर रखा गया, कैंप ओनर के मैंशन के बाहर की सड़क खून और लाशों से भर गई। शू क्विंग किसी शेरनी की तरह घूम रहा था। जहां जाता वहां खून खिलता था। हर कदम पर दुश्मन कट रहे थे। मंजर बेहद खौफनाक था। गार्ड्स ने मैंशन का रास्ता रोक रखा था और चारों तरफ से और गार्ड्स दौड़ते चले आ रहे थे। साथ ही 10 काले कपड़े पहने अजनबी भी आ गए। करावान के कल्टीवेटर्स, चाहे गार्ड्स हो या करावान के लोग, सबका निशाना एक ही था, शू क्विंग। हवा चली, उसके बाल चेहरे से हट गए। उसने वो अनजान तलवार पीठ पर बांधी और डैगर निकाल लिया। फिर वो हवा का ही हिस्सा बन गया और सीधा एक कारावान कल्टीवेटर की तरफ लपका जो ची कंडेंसेशन के छठे लेवल पर था। टकराते ही दुश्मन का सिर हवा में उड़ गया। खून का फवारा छूटा, पर और काले कपड़े वाले आगे बढ़ गए। शू क्विंग ने कारावान कल्टीवेटर्स को देखा। याद आया वही दिन जब सार्जेंट थंडर खाना लेने गए थे और जल्दी वापस आ गए थे। शायद उसी दिन उन्होंने अपने दुश्मन को देखा होगा। शू क्विंग कुछ नहीं बोला, बस उसकी किलिंग इंटेंट और गहरा हो गया। वो पहले से भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा, पीछे हटने का नाटक भी नहीं किया, सीधा घुस गया। कुछ दूरी पर मैंशन की छत पर 2 लोग खड़े थे। एक बूढ़ा नीले डाउइस्ट रोब में, दूसरा अधेड़ उम्र का महंगे कपड़ों में। बूढ़ा हाथ पीछे बांधे शांति से लड़ाई देख रहा था। अधेड़ आदमी के दांतों के बीच एक धात की तार थी, क्रूसिफिक्स की बोस्ट्रिंग। क्रूसिफिक्स की बोस्ट्रिंग आम नहीं होती थी, पर यह आदमी उसे धीरे धीरे चबा रहा था। दिलचस्प, अधेड़ आदमी बोला। मेरी तरह बॉडी कल्टीवेटर है, पर लगता है छठे लेवल पर है। उस कार वाले से ज्यादा मजा आएगा इसके साथ। तुम संभालोगे? बूढ़े ने शांति से पूछा, या मैं जाऊं? थूक से सनी तार थुकते हुए अधेड़ आदमी ने एक डरावनी मुस्कान दी। ये तुम्हारे गोल्डन वज्रा वॉरियर सेक्ट का इलाका है। कैंप ओनर तुम्हारा एल्डर है और तुम खुद भी अभी नए एल्डर बने हो। याद दिलाऊं क्या? दोनों बात कर ही रहे थे कि सड़क पर धमाका हुआ और चीखें गूंज उठी। शू क्विंग को घेरे हुए 8 गार्ड्स और काले कपड़े वाले मुंह से खून फेंकते हुए पीछे गिरे। सब वाइटम स्पॉट्स पर हिट हुए थे। पल भर में सब जमीन पर ढेर हो गए। शू क्विंग लाशों के घेरे से बाहर निकला और चलता रहा। उसका फर कोट खून से भीगा था। हेम्प शूज पर काली कीचड़ लगी थी। बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखें बिल्कुल एक अकेले भेड़िए जैसी ठंडी। दायां हाथ बगल में लटक रहा था, डैगर से खून टपक रहा था। 8 लाशें बुरा हाल थीं, पर उसने उन्हें सेडिस्टिक तरीके से नहीं मारा था। हर वार मौत के लिए था, कोई फालतू मूवमेंट नहीं। देखने वाले स्कैवेंजर्स डर के मारे कांप रहे थे। लाशों को देखे बिना शू क्विंग कीचड़ भरी सड़क पर तेजी से बढ़ा। चेहरा पत्थर जैसा, आंखें लाल। मैंशन बस 900 मीटर दूर था। बचे हुए दर्जन भर गार्ड्स और कल्टीवेटर्स डर कर पीछे हटने लगे। वो और तेज हुआ, पर फिर उसने छत पर खड़े उन 2 लोगों को देखा। उनकी ऑरा अब तक मारे गए सभी लोगों से ज्यादा खतरनाक थी, पर शू क्विंग जानता था एक बार शुरू किया तो अंजाम तक पहुंचाना ही होगा। और ये लोग मैंशन के रास्ते में खड़े थे। उसने कुछ कदम बढ़ाए, उनकी तरफ हाथ बढ़ाया और उंगलियों से आने का इशारा किया। कितना घमंडी है, नीले रोब वाले बूढ़े ने कहा, आंखें सिकोड़कर। हवा उसके पैरों के नीचे घूमने लगी और वो छत से उतरकर हवा में चलता हुआ शू क्विंग की तरफ आया। यह देखकर सब दंग रह गए। हवा में चलना सिर्फ फाउंडेशन एक्सपर्ट्स का काम था। उनके लिए वो भगवान बराबर थे, पर यह बूढ़ा फाउंडेशन एक्सपर्ट नहीं था। वो बस ची कंडेंसेशन के 8वें लेवल पर था। हवा में चलना बस उसकी विंड टेक्निक का एक ट्रिक था। लड़ाई में इसका कोई खास फायदा नहीं था, पर डराने के लिए काफी था। शू क्विंग को कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही दुश्मन हवा में आया, उसने चुपके से पॉइजन पाउडर बिखेर दिया और शूट हुआ, इतना तेज कि पीछे परछाइयां रह गईं। बूढ़े को समझने का मौका भी नहीं मिला कि शू क्विंग उसके ठीक नीचे था। मुक्का पड़ते ही स्पेक्ट्रल होप गोब्लिन प्रकट हुआ और बिना आवाज के दहाड़ा। हवा में लटके बूढ़े के पास बचने का वक्त नहीं था।
बस बैरियर बनाने की कोशिश की। बूम! बैरियर पर दरारें पड़ गईं। बूढ़ा पीछे लड़खड़ाया। तभी शूक्विंग का काला स्क्यूअर चमका और शूट हुआ। थम! एक छोटा शील्ड बीच में आ गया। शील्ड टूट गया, स्क्यूअर की ताकत खत्म हो गई, पर उसके पीछे बूढ़ा खून की उल्टी कर रहा था। हालत खराब थी। वो कुछ बोलने वाला था, पर शूक्विंग ने पैर पटका और फिर उसकी तरफ लपका। बूढ़े की आंखें गुस्से से सिकुड़ गईं। हाथ घुमाए, तेज हवा पैदा की और गहरी सांस ली ताकि हवा मुंह में भर सके और पावर बढ़ा सके। वो सांस छोड़ने ही वाला था कि अचानक उसका चेहरा बदल गया। आंखें बाहर निकल आईं, स्किन पर काले धब्बे पड़ गए। जहर! तुम! वो कुछ और बोलता उससे पहले शूक्विंग पहुंच गया। डैगर इतना तेज चला कि गर्म लोहे की तरह लाल हो गया और बूढ़े का गला चीर दिया। खून उड़ा, चीख निकली और शूक्विंग ने दूसरे हाथ से उसका सिर पकड़कर धड़ से अलग कर दिया। सब कुछ पलक झपकने में हो गया। फिर शूक्विंग ने वो हरा बैंगनी सिर छत की तरफ उछाला, जहां वो अधेड़ आदमी अभी खड़ा ही हुआ था। उसके बाद शूक्विंग ने फिर से वही आने का इशारा किया। सन्नाटा छा गया। स्कैवेंजर्स, गार्ड्स, कारावान वाले सब सदमे में थे, बस कांप रहे थे। इतना ताकतवर? क्या वो जहर था? कितना खतरनाक! छत पर खड़े अधेड़ आदमी का दिल जोरों से धड़क रहा था। क्या गोल्डन वज्रा वॉरियर सेक्ट के सभी लोग इतने बेकार हैं? वो बड़बड़ाया। लड़ाई के बीच में शो ऑफ कर रहा था। उसे पता था बूढ़ा कमजोर नहीं था, पर शो ऑफ के चक्कर में पहल खो दी और दुश्मन को कमजोर समझकर जहर का एहसास तब हुआ जब सांस ले चुका था। सेक्ट कल्टीवेटर्स में वो जंगली बात नहीं होती जो स्कैवेंजर्स में होती है। ये सोचते हुए उसने 7-8 एंटीडोट खाए। दांत पींचे, शरीर फूला और वो बाज की तरह शूक्विंग पर कूद पड़ा। शूक्विंग ने ऊपर देखा। लंबे बालों के बीच आंखें मुश्किल से दिख रही थीं। वो भी दुश्मन की तरफ दौड़ा। बूम! टक्कर हुई। अधेड़ आदमी कांप गया और पीछे हटा। चेहरे पर हैरानी थी। टक्कर से शूक्विंग के बाल हट गए और उसकी खूनी आंखें साफ दिखीं। शूक्विंग समझ गया, दुश्मन ताकतवर है पर उससे ज्यादा नहीं, और रिकवरी में तो शूक्विंग का कोई मुकाबला ही नहीं था। किलिंग इंटेंट के साथ उसने एक और मुक्का मारा। बॉडी कल्टीवेटर्स की लड़ाई शुद्ध क्रूरता होती है। बार बार टक्कर, अलग होना, फिर टक्कर। सड़क पर धमाके हो रहे थे, छतों से खपरेल गिर रही थी। जल्द ही अधेड़ कल्टीवेटर हांफने लगा, चेहरा पीला पड़ गया, स्किन पर नीली नसें उभर आईं, आंखों में डर और निराशा थी। ताकत और स्पीड में वो शूक्विंग का मुकाबला नहीं कर सकता था। 30 सांस के अंदर ही उसके हाथ हड्डियों और खून का मलबा बन गए। बाहें फट गईं, दर्दनाक चीख निकली। शूक्विंग ने उछलकर अपना घुटना उसके सिर पर मारा। क्रंच! हड्डियों टूटने की आवाज के साथ चीख बंद हो गई। वो मर चुका था। शूक्विंग ने मुड़कर भी नहीं देखा। लाश को लांघकर वो सीधा मैंशन की तरफ बढ़ा। गार्ड्स और कारावान वाले पहले ही हिम्मत हार चुके थे। खून से सने शैतान जैसे दिखने वाले शूक्विंग को अपनी तरफ आता देख वो अपनी जान बचाकर भागे। कौन पहले भागा कहना मुश्किल था, पर पल भर में सब गायब हो गए। भीड़ की नजरों के सामने शूक्विंग हवा की तरह मैंशन के गेट की तरफ बढ़ा। पास पहुंचते ही गेट अचानक धमाके से फटा और एक मुक्का सीधा शूक्विंग पर लगा। बूम! पहली बार शूक्विंग पीछे धकेला गया। 3 कदम पीछे हटा, फिर ठंडी नजरों से ऊपर देखा। टूटे हुए गेट से कैंप ओनर बाहर निकला, सुनहरी रोब में, चेहरा बिगड़ा हुआ। उसके पीछे एक गंभीर बूढ़ा था, ब्रोकेड रोब में, और उस बूढ़े के हाथ में कोई था जिसे शूक्विंग पहचानता था। उसे देखते ही शूक्विंग के शरीर में एक कंपन दौड़ गई, दिल में तूफान उठ खड़ा हुआ। वो सार्जेंट थंडर थे, सांस लेने के लिए तड़प रहे थे। तुझे जमीन और आसमान का फर्क नहीं पता, नाचीज कीड़े! कैंप ओनर घुर्राया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके गार्ड्स एक लड़के के सामने ऐसे ढेर हो जाएंगे। कुछ पल पहले ही उसने डिंगे मारी थी कि बस एक अगरबत्ती जलने जितनी देर में खेल खत्म हो जाएगा, पर अभी तो वक्त शुरू भी नहीं हुआ था और उसके गार्ड्स की लाशें बिछी थीं, सब के सब बेकार। आंखों में ठंडी रोशनी लिए कैंप ओनर दरवाजे से बाहर निकला और सीधा सू चिंग की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसके शरीर से स्पिरिट पावर की लहरें निकल रही थीं। उसका खून और एनर्जी उबल रही थी, जिससे रोब के नीचे उसके मसल्स फूल गए। देखने वालों को वो किसी पहाड़ जैसा लग रहा था, जिससे हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। कैंप ओनर भी एक बॉडी कल्टीवेटर था, और वो कोई मामूली सी एंड माउंटेन इनकेंटेशन नहीं सीख रहा था।
ये उसके सेक्ट की खास कला थी, धर्मा ऑफ द गोल्डन वज्रा वॉरियर। अपनी पूरी ताकत लगाते हुए वो रोशनी की एक लकीर बन गया और अगले ही पल सूचिंग के ठीक सामने था। उसका मुक्का हवा में लहराता हुआ आया, सुनहरी रोशनी से चमकता हुआ। सूचिंग की नजर गेट पर थी, जहां उस ब्रोकेड रोब वाले बूढ़े ने सार्जेंट थंडर को पकड़ रखा था। उसने खुद को रोका। अगर वो अभी भारी पड़ा तो वो बूढ़ा सार्जेंट थंडर को ढाल बना लेगा। ये उसे मंजूर नहीं था। इसका एक ही तरीका था, इतनी तेजी से काम करना कि दुश्मन को सोचने का मौका ना मिले। इसलिए उसने अपनी मुट्ठी कस ली और कैंप ओनर के आते हुए मुक्के से टकरा गया। बूम! धमाका हुआ और सूचिंग 7-8 कदम पीछे लड़खड़ाया, पर वो सीधा पीछे नहीं गया बल्कि तिरछा हटा। सूरज उसके पीछे था और उसकी परछाई उसके आगे जमीन पर पड़ रही थी, हल्की सी भड़भड़ा रही थी। कैंप ओनर भी कुछ कदम पीछे हटा। टक्कर में उसे समझ आ गया था कि सूचिंग कितना खतरनाक है। फिर भी उसकी आंखों में नफरत थी। वो फिर से सूचिंग की तरफ लपका, अपनी कल्टीवेशन पावर को फुल फोर्स पर ले आया। ये दिखावा जरूरी था, आखिर वो कैंप ओनर था। स्कैवेंजर्स के सामने इज्जत बनानी थी। भले ही वो बड़े सेक्ट से हो, लोकल्स उसे कमजोर नहीं समझ सकते थे। गोल्डन वज्रा वॉरियर फर्स्ट धर्मा, वो दहाड़ा। अचानक उसका शरीर और फूल गया, ताकत आसमान छू गई। उसने एक जोरदार वार किया। सूचिंग ने बचाव के लिए हाथ उठाए, पर सिर नीचे रखा ताकि कैंप ओनर उसकी आंखें न देख सके। साथ ही उसकी परछाई और तेज फड़फड़ाने लगी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। यह देख करके सूचिंग 2 बार झेल गया। कैंप ओनर, जो की कंडेंसेशन के 8वें लेवल के पीक पर था, और गुस्से में आ गया। गोल्डन वज्रा वॉरियर सेकंड धर्मा, वो फिर फूला और एक और मुक्का सूचिंग की तरफ मारा। हवा में सुनहरी रोशनी और तेज हो गई, पर मुक्का लगने से पहले ही सूचिंग ने सिर उठाया। उसकी आंखों में मौत की आग जल रही थी। उसने पोजीशन बदली, जिससे उसकी परछाई उस बूढ़े के और पास पहुंच गई। खुद की मूवमेंट से उसने परछाई की हरकत छुपा ली। ऊपर से धूप की वजह से परछाई लंबी हो गई थी। जैसे ही उसने सिर उठाया, उसने कैंप ओनर के मुक्के की परवाह किए बिना सीधा ऊपर छलांग लगा दी। इससे उसकी परछाई उस बूढ़े तक पहुंच गई। वो बिगड़ी हुई परछाई लपकी और उस बूढ़े की कलाई को जकड़ लिया, जिसने सार्जेंट थंडर को पकड़ रखा था। परछाई ने सार्जेंट थंडर को छुआ तक नहीं, इसीलिए सूचिंग ने यह पोजीशन बनाई थी। सूचिंग दहाड़ा और अपनी परछाई की पूरी ताकत छोड़ दी। बूढ़े का चेहरा दर्द से बिगड़ गया। म्यूटाजन का जबरदस्त हमला हुआ और उसका हाथ हरा काला पड़ने लगा। इस अचानक हुए हमले से बूढ़े की पकड़ ढीली पड़ गई और सार्जेंट थंडर छूट गए। ठीक उसी वक्त सूचिंग ने कैंप ओनर का मुक्का सीधा अपने ऊपर लिया। खून की उल्टी करते हुए वो वहां से शूट हुआ। अपनी जगह पर बस धुंधली इमेजेस छोड़ गया। उसका डैगर और स्क्यूअर बिजली की तरह चमके। बूढ़ा, जिसका हाथ म्यूटेट हो रहा था, मजबूरन पीछे हटा। यह मौका था। सूचिंग ने लपक कर सार्जेंट थंडर को पकड़ा और पूरी ताकत से भीड़ की तरफ उछाल दिया, जहां क्रूसिफिक्स और ग्रेसफुल रैप्टर छुपे थे। दोनों कूदकर आगे आए, सार्जेंट को पकड़ा और वहां से भाग निकले। ये सब कुछ बस एक चिंगारी जितने वक्त में हुआ। तुम्हारी परछाई, बूढ़ा चिल्लाया। सब इतनी जल्दी हुआ कि रिएक्ट करने का वक्त नहीं मिला। कैंप ओनर भी दंग रह गया। इधर सूचिंग ने होठ से खून पोंछा और ठंडी नजरों से दोनों दुश्मनों को देखा। शाम की धूप में वो किसी शिकारी परिंदे जैसा लग रहा था। धीरे से गुर्राया, अब मेरी बारी। वो तुरंत उस बूढ़े की तरफ लपका। बॉडी कल्टीवेटर और मैजिक कल्टीवेटर में से पहले मैजिक वाले को खत्म करना चाहिए, ये वो जानता था। बूढ़े के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। पीछे हटते हुए उसने हाथ घुमाए, एक धुआं निकाला जो एक भूत बनकर सूचिंग पर लपका। दूसरी तरफ से कैंप ओनर सुनहरी रोशनी में लिपटा दहाड़ा और सूचिंग पर टूट पड़ा। दोनों तरफ से हमला जैसे शिकंजा कस रहा हो। नाजुक वक्त था। सूचिंग की आंखें चमकी, खून उबल गया। उसकी ताकत तूफान की तरह फटी और पीछे स्पेक्ट्रल हॉबगॉब्लिन प्रकट हुआ, जिसकी बिना आवाज की दहाड़ ने सब हिला दिया। सूचिंग ने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाई और एक साथ 2 वार किए। उसके मुक्के के साथ हॉबगॉब्लिन 2 हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा कैंप ओनर की तरफ, दूसरा बूढ़े की तरफ। एनर्जी और ब्लड प्रोजेक्शन, ये तो कैंप ओनर का चेहरा उतर गया जब उसका मुक्का सूचिंग के बाएं मुक्के से टकराया। हॉबगॉब्लिन की दहाड़ के साथ उसकी सुनहरी रोशनी बुझ गई और वो 20 मीटर पीछे जा गिरा। बूढ़ा भी शौक में था। उसका बुलाया भूत हॉबगॉब्लिन को देखकर डर गया। हॉबगॉब्लिन ने उसे निगल लिया और बूढ़े की तरफ बढ़ा। धमाका! बूढ़ा पीछे गिरा, मुंह से खून निकला, पर एक नीली रोशनी ने उसे बचा लिया। यह रोशनी एक पेपर टैलिस्मैन से आ रही थी। टैलिस्मैन ट्रेजर।
सूचिंग का रंग उड़ गया। वो ताकतवर था, पर 2 लोगों से एक साथ लड़ना भारी पड़ रहा था। अंदर के ऑर्गन्स हिल चुके थे। खून की उल्टी करते हुए भी उसकी क्रूरता कम नहीं हुई। कैंप ओनर के गिरने का फायदा उठाकर वो बूढ़े की तरफ लपका, अगला मुक्का पूरी जान लगाकर मारा। मरना चाहता है? बूढ़ा चिल्लाया, चेहरा पीला पर आंखों में जहर। पीछे हटकर बैरियर बनाए रखा और नया स्पेल शुरू किया। 8 भूत प्रकट हुए, सब 7वें लेवल के बराबर। सूचिंग रुका नहीं। भूत उसे काट रहे थे, पर उसने परवाह नहीं की। स्पीड बढ़ाई और मुक्का मारा। बूम! टैलिस्मन हिला पर टूटा नहीं। जब तक इसकी पावर खत्म नहीं होती, इसे तोड़ना मुश्किल था। पर बूढ़े के पास दूसरा टैलिस्मन होना नामुमकिन था, और यह पुराना लग रहा था। सूचिंग के हर वार से वो कमजोर पड़ रहा था। बूढ़े को यह समझ आ गया था। मौत सामने देखकर वो पागल हो गया। खून थूका जो एक लाल भूत बनकर सूचिंग पर लपका। सूचिंग ने ध्यान ही नहीं दिया, जख्मों को भूलकर एक और मुक्का मारा। सार्जेंट थंडर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, पर तुम उन्हें चैन से मरने भी नहीं दे सकते थे, है ना? सूचिंग की आंखें लाल थीं। हॉबगोब्लिन ने सिर उठाकर दहाड़ा और उसका मुक्का सूचिंग के मुक्के के साथ मिलकर बैरियर पर लगा। टैलिस्मन हिला, बूढ़ा लड़खड़ाया, खून की उल्टी की। मौत का साया देखकर वो चिल्लाया, खड़े क्या हो जांगशी युआन, साथ मिलकर मारते हैं। जांगशी युआन कैंप ओनर का नाम था। नाम सुनते ही वो शौक से बाहर आया और हमला करने दौड़ा। सूचिंग की गर्दन से खून बह रहा था। दर्द था, पर उसने इग्नोर किया। गुस्सा और पागलपन सिर चढ़कर बोल रहा था। सार्जेंट थंडर ने जाना चुना था, पर तुमने मुसीबत खड़ी की। उन्होंने दुख भरी जिंदगी जी, पर तुम्हें उनका पूरा खात्मा चाहिए था। सूचिंग पागल हो चुका था। एक के बाद एक मुक्के बैरियर पर बरस रहे थे। हॉबगॉब्लिन भी साथ दे रहा था। बेस कैंप में धमाके गूंज रहे थे। टैलिस्मन की रोशनी मध्यम पड़ रही थी। बैरियर होने के बावजूद रेजोनेंस की वजह से बूढ़े के अंदर सब टूट रहा था। वो खून थूक रहा था, डर बढ़ रहा था। वो भीख मांगना चाहता था, पर सूचिंग के लगातार वारों से बोलने नहीं दे रहे थे। वो बस अंदर ही अंदर चीख सका, मैं मरना नहीं चाहता, मैं। सूचिंग के माथे की नसें फूल गईं, आंखें खून जैसी लाल। दोनों हाथ उठाए और बैरियर पर दे मारे। मर! एक जबरदस्त धमाका हुआ। टैलिस्मन मुड़ गया। बैरियर तो बचा रहा, पर अंदर बैठे बूढ़े का शरीर झेल नहीं पाया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं, और अब वो इससे ज्यादा नहीं सह सकता था। आंखें फट गईं, ऑर्गन्स पिघल गए, मांस और खून का कीमा बन गया। ये करने के बाद सूचिंग धीरे से घूमा, सांसें उखड़ रही थी। दाहिने हाथ की मुट्ठी बनाई और आते हुए कैंप ओनर के मुक्के से टकरा गया। सूचिंग 20 मीटर पीछे गिरा। जख्मों से फिर खून फूट पड़ा। शाम की धूप में वो पूरा खून से नहाया हुआ लग रहा था। ये देखकर कैंप ओनर की रूह कांप गई। उसने अपने साथी के चिथड़े देखे, फिर खून से सने सूचिंग को, जो अभी भी खड़ा था, आंखों में वही मौत लिए। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। साथ ही आसपास खड़े स्कैवेंजर्स भी ये देखकर हिल गए, और जब उनकी नजरें सूचिंग पर टिकी तो उनमें एक डरावनी इज्जत थी। चैप्टर 39। थोड़ी देर शांत रहने के बाद कैंप ओनर ने जू किंग को देखा और बोला, किड, इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। तूने सार्जेंट थंडर को बचा लिया और उसका दुश्मन मर गया। हमारे लड़ने की कोई वजह नहीं है। वैसे भी मैं गोल्डन वज्रा वॉरियर सेक्ट का एल्डर हूं। अगर तूने मुझसे लड़ाई जारी रखी तो समझ ले तूने मेरे पूरे सेक्ट से जंग छेड़ दी है। हमारे पैट्रियार्क एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट एक्सपर्ट है। जू किंग चुपचाप खड़ा रहा, फिर मुंह से खून की उल्टी की, थोड़ा लड़खड़ाया और खून पोंछने के लिए हाथ उठाया। बस यही मौका था। कैंप ओनर, जो अभी तक सुलह की बात कर रहा था, अचानक आगे लपका। उसकी आंखों में ठंडी मौत चमक रही थी। वो पहले से भी तेज था। सुनहरी रोशनी उसके शरीर से ऐसे फूटी जैसे वो खुद सोना बन गया हो। गोल्डन वज्रा वॉरियर, थर्ड धर्मा। दूर से देखने पर लगा जैसे कैंप ओनर पर सुनहरी रोशनी का कहर बरस रहा है और उसकी किलिंग इंटेंट आसमान छू रही थी। जू किंग के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। जो लड़खड़ाना था वो पल भर में गायब हो गया। वो बस एक नाटक था, और जो हाथ उसने खून पोंछने के लिए उठाया था वो अभी रुका नहीं था, बल्कि सिर के ऊपर तक जा रहा था। उसने आंखें बंद कर ली। दिमाग में उस मंदिर की मूर्ति उभर आई, वो चलती हुई भगवान जैसी मूर्ति जो हाथ उठाकर एक ऐसा तलवार का वार करती थी जिसमें ग्रेट डाव छिपा था। जू किंग ने उस वार की हजारों बार प्रैक्टिस की थी, पर कभी लड़ाई में यूज नहीं किया था। आज उसे लगा वो कर सकता है। बैंगनी रोशनी फूट पड़ी, उसके शरीर को घेरते हुए उसके दाएं हाथ तक चढ़ गई। वो मूर्ति सोने की थी, पर जू किंग अलग था। बैंगनी रोशनी का तूफान उठा
और कैंप ओनर दहाड़ते हुए पास आ गया। तभी जू किंग का दाया हाथ नीचे गिरा, बिल्कुल कैजुअल तरीके से। देखने में कुछ खास नहीं था, बिल्कुल साधारण, पर उस साधारण मूवमेंट में कुछ गहरा था। उस गहराई की वजह से जब बैंगनी रोशनी उसके हाथ पर सिमटी और हाथ सिर के पास से गुजरा तो वहां एक तलवार की छवि बन गई, एक विशाल आसमानी तलवार। बैंगनी रोशनी चमकी, सूरज की रोशनी को पीछे छोड़ दिया, सुनहरी रोशनी को निगल लिया। जैसे ही जू किंग का हाथ गिरा, वो तलवार गिरी और रास्ते में आने वाली हर चीज को चीर दिया। बिजली कड़कने जैसी आवाज गूंजी और पूरा कैंप हिल गया। एक तेज हवा का झोंका निकला और साथ में अंधा कर देने वाली रोशनी। स्कैवेंजर्स बिना कुछ सोचे पीछे भागे। कैंप ओनर जो तेजी से जू किंग की तरफ आ रहा था, अब धीमा हो गया। जू किंग से 3 मीटर दूर आकर वो पूरी तरह रुक गया। पहले उसने जू किंग को देखा, फिर जमीन को। उसके नीचे एक सीधी दरार पड़ गई थी, 20 मीटर लंबी, और जहां वो खड़ा था उससे कहीं आगे तक जा रही थी। वो तलवार, वो बुदबुदाया। खून उसके माथे पर उभरा, नाक से होता हुआ ठोड़ी तक आया, फिर सीने पर और नीचे पेट तक। खून का फव्वारा छूटा और वो आदमी 2 हिस्सों में बट गया। धप, दोनों हिस्से जमीन पर गिरे और फिर सन्नाटा छा गया। सिर्फ लोगों की सांसें सुनाई दे रही थीं। ढलता सूरज उस लड़के पर चमक रहा था जो वहां खड़ा था। उंगलियों से खून टपक रहा था, सड़क पर बने खून के तालाबों में लहरें पैदा कर रहा था। खून में उसका अक्स साफ नहीं था, पर उसकी आंखों की ठंडक साफ दिख रही थी। जू किंग ने शांति से अपना खूनी डैगर और स्क्यूअर रखा। वो टैलिस्मैन ट्रेजर उठाया जिस पर कैलीग्राफी अभी भी हल्की दिख रही थी। फिर वो मुड़ा और क्रूसिफिक्स और ग्रेसफुल रैप्टर की तरफ चला, जिनके चेहरों पर डर और इज्जत दोनों थी। जू किंग ने बेहोश सार्जेंट थंडर को अपनी गोद में उठाया और चल दिया। सर झुकाए क्रूसिफिक्स और ग्रेसफुल रैप्टर उसके पीछे हो लिए। शाम की धूप में जू किंग की परछाई लंबी हो गई थी। खून से सनी जमीन पर वो परछाई बेहद उदास लग रही थी। स्कैवेंजर्स उसे जाते हुए देख रहे थे। फिर उन्होंने लाशों को देखा जो जू किंग के पीछे खून के धब्बों की तरह बिछी थीं। कुछ लोगों को याद आया जब जू किंग ने उस विशाल एनाकोंडा से लड़ाई की थी और कैसे उसे घसीटते हुए खून की लकीर बनाई थी। आज वो दोनों तस्वीरें एक हो गई थीं। किड, कोई चिल्लाया, और फिर बाकी स्कैवेंजर्स भी वही बोलने लगे, किड, किड, किड। उनकी आवाजें मिलकर गूंजने लगी। बूढ़े, बच्चे, जवान, यहां तक कि फेदर टेंट्स वाली लड़कियां भी, सब उसे गहरी इज्जत से देख रहे थे और उसका नाम जोर जोर से पुकार रहे थे। ये स्कैवेंजर्स का एक खास सलाम था। सूरज लगभग डूब चुका था। बेस कैंप के मेन गेट पर जू किंग रुका। सार्जेंट थंडर को अपनी पीठ पर सही से सेट किया और मुड़कर क्रूसिफिक्स और ग्रेसफुल रैप्टर को देखा। वो उसे इज्जत और कई मिले जुले भावों से देख रहे थे। उन्हें अंदाजा था क्या होने वाला है। तुम जा रहे हो? क्रूसिफिक्स ने धीरे से पूछा। जू किंग ने सर हिलाया। मैं सार्जेंट थंडर को उनके आखिरी सफर पर ले जा रहा हूं, फिर मैं ये जगह छोड़ दूंगा। दोनों चुप रहे। अभी जू किंग को एहसास हुआ कि अलविदा कहने का वक्त आ गया है। उसने उन्हें गहरी नजर से देखा, फिर उस कैंप को जहां उसने अपनी जिंदगी का आधा साल बिताया था। ग्रेसफुल रैप्टर आगे बढ़ी और उसके बाल ठीक किए। खून की परवाह किए बिना उसे गले लगा लिया। अपना ख्याल रखना। जू किंग ने उसे दूर नहीं किया। और तुम दोनों? उसने धीरे से पूछा। हम चले जाएंगे, फिक्र मत करो। मैं और क्रूसिफिक्स अपना ख्याल रख सकते हैं। हम इतने ताकतवर हैं कि किसी भी बेस कैंप में जगह बना लेंगे। वो मुस्कुराई। क्रूसिफिक्स कुछ नहीं बोला, बस आगे बढ़ा और जू किंग को जोर से गले लगा लिया। जू किंग कुछ कदम बढ़ा, मुड़ा और हाथ हिलाकर कैंप से निकलकर फॉरबिडन रीजन की तरफ चल दिया। क्रूसिफिक्स और ग्रेसफुल रैप्टर उसे दूर जाते हुए देखते रहे। जब वो आंखों से ओझल हो गया तो ग्रेसफुल रैप्टर ने कहा, क्या लगता है क्रूसिफिक्स, हम उसे कभी फिर मिलेंगे? हमने उसका असली नाम भी नहीं पूछा। मिलेंगे, और नाम जरूरी नहीं होते। उसने हाथ बढ़ाकर ग्रेसफुल रैप्टर का हाथ थाम लिया। जू किंग सार्जेंट थंडर को पीठ पर उठाए चल रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दिन जब वो जख्मी हुए थे और वो उन्हें जंगल से बाहर लाया था। रास्ता वही था। दुख की बात यह थी कि सार्जेंट थंडर का वजन कम होता जा रहा था, जैसे उनके अंदर से जान निकल रही हो, और धीरे धीरे उनके अंदर मौत का साया गहरा होता जा रहा था। जू किंग का दुख बढ़ता गया। वो जंगल में घुसा और गहराई में एक खास दिशा में चलता गया। सूरज डूब गया, रात हो गई। उसकी एनर्जी और बची हुई किलिंग इंटेंट की वजह से किसी म्यूटेंट बीस्ट ने रास्ता नहीं रोका। उन्होंने उसे उसके दुख में अकेला छोड़ दिया। 2 घंटे बाद एक खरखराहट की आवाज उसके पीछे से आई। किड, मैंने एक सपना देखा। सार्जेंट थंडर जाग गए थे। चेहरे पर एक खोरा हुआ भाव था। उन्होंने नहीं पूछा कहाँ है, कैसे आए, नहीं पूछा क्या हुआ। मैंने ताओहोंग का सपना देखा। और तुम्हारा? जू किंग की आंखें लाल थीं, दिल भारी था।
उसने चलना तेज किया पर कोशिश की कि झटका ना लगे। वो पहुंचने ही वाले थे। सपने में तुम उतने ही होशियार थे जितने अब हो। हमेशा क्लास में फर्स्ट आते थे। लगा सार्जेंट थंडर हंसना चाहते हैं, पर बोलने में ही सारी ताकत लग रही थी। आवाज कम होती जा रही थी। बहुत अच्छा सपना था। अब मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता किड। जू किंग पूरी जान लगाकर भागा। कोशिश की वायलेट क्रिस्टल से उन्हें हील करे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। बूढ़े की जान फिसलती जा रही थी। 1 घंटे बाद वो उस जगह पहुंचे जहां उन्होंने वो सिंगिंग सुनी थी। जू किंग ने सार्जेंट थंडर को उसी बड़े पेड़ के नीचे लिटाया। आंखें लाल थीं, नाक में चुभन थी। उसने बूढ़े के झुर्रीदार चेहरे को देखा। सर्ज, उसने धीरे से बोला। पेड़ से टेक लगाए बूढ़े ने आंखें खोली। धुंधली थी, खाली सी, पर अगले ही पल उन्हें जगह पहचान में आई और वो मुस्कुराए। आंखों में अभी भी थोड़ी जान बाकी थी। शराब है किड? जू किंग ने सर हिलाया और सैक से शराब का जग निकालकर खोला और सार्जेंट थंडर के होठों से लगाकर पिलाया। निगलते ही उनकी आंखों में थोड़ी चमक आई, बुझने से पहले दिए की लौ जैसी। सार्जेंट थंडर ने जू किंग के लाल आंखें देखी और हल्के से हंसे। रोने की जरूरत नहीं है। थोड़ी ताकत आई और जू किंग की मदद से वो पेड़ के सहारे खड़े हो गए। हाथ उठाकर जू किंग के बाल बिगाड़ना चाहा, पर पहुंच नहीं पाए। हाथ गिर गया। जू किंग ने उनका हाथ पकड़कर अपने सिर पर रख लिया। बूढ़ा मुस्कुराया। पता है, मैं खुशकिस्मत हूं कि ऐसे वक्त में कोई मेरे साथ है, और शराब भी है, और मरने के बाद दफनाने वाला भी। इस दुनिया में बहुत लोग अकेले मरते हैं, किसी वीराने में। लाशें सड़ती रहती हैं। मौत से डर नहीं लगता किड, डर लगता है मरते वक्त अकेले होने से। उनकी आंखों की रोशनी जाने लगी थी। किड, एक आखिरी घूंट पिला दे। जू किंग का दिल फट रहा था। उसने ध्यान से जग उनके होठों से लगाया। शराब छलकी पर मुंह में नहीं गई। सार्जेंट थंडर जू किंग के कंधे के ऊपर देख रहे थे। नजरें खाली थी। बड़बड़ाए, तुम मुझे लेने आए हो ताओ होंग। शराब उनके कपड़ों पर गिरकर जमीन में जज्ब हो गई। उन्होंने नहीं पिया। आंखों की रोशनी बुझ गई, जान निकल गई। जू किंग कांप गया, सर झुका लिया। दुख का बांध टूट गया। सर से पैर तक वो दुख में डूब गया। जग को इतनी जोर से पकड़ा कि उंगलियां मिट्टी के बर्तन में धंस गईं, पर उसे पता नहीं चला। देर तक वहीं खड़ा रहा। होठ काटा, जग साइड में रखा और उस बूढ़े को देखा। वो बूढ़ा जो अब कभी नहीं उठेगा। दिमाग में वो सीन घूम गया जब शहर के खंडहर में सार्जेंट थंडर ने पीछे मुड़कर पूछा था, किड, मेरे साथ चलना चाहते हो? आंखों से आंसू बह निकले। चेहरे पर लगे खून में रास्ते बनाते हुए कपड़ों पर गिरने लगे। स्लम्स में वो कभी नहीं रोया था, पर आज वो खुद को रोक नहीं पाया। सूरज निकलने तक वो वहीं खड़ा रहा। फिर उसने बूढ़े को उसी पेड़ के नीचे दफना दिया, उस शराब के जग के साथ। स्कैवेंजर्स को कब्र के पत्थर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कोई उन्हें याद करने नहीं आता, पर सार्जेंट थंडर के पास पत्थर था। जू किंग उसके सामने खड़ा रहा, खाली नजरों से देखता रहा। वक्त बीता। आखिरकार उसने सैक में हाथ डाला और कपड़े में लिपटी एक छोटी चीज निकाली। एक टॉफी मुंह में डाली, पेड़ से टेक लगाई और आंखें बंद कर ली। टॉफी मीठी थी। किसी ने उसे एक बार कहा था, जब बुरा लगे तो ये टॉफी खा लेना, अच्छा लगेगा। चैप्टर 40। आखिरकार वो टॉफी उसके मुंह में पिघल गई। सूरज की रोशनी पेड़ों से छन कर उसके चेहरे पर कुछ देर टिकी, जैसे उसका दुख कम करने की कोशिश कर रही हो, और फिर वो भी पिघलकर उसकी रूह में समा गई। कुछ वक्त बाद जू क्विंग ने आंखें खोली और आसमान में चमकते सूरज को देखा। फिर उसने सार्जेंट थंडर के कब्र के पत्थर को देखा और एक आह भरी। सर्ज, आपका सफर सुरक्षित रहे। हाथ जोड़कर उसने गहरा झुककर प्रणाम किया, फिर मुड़ा और चल दिया। इसके साथ ही उसने अपनी सारी कमजोरी अपने दिल में दफना दी, और उसका बचपना, उसकी नादानी, वो सब सार्जेंट थंडर के साथ जमीन में दफन हो गए, हमेशा के लिए। किस्मत ने उसे थोड़ी गर्माहट दी थी, पर दुनिया ने बेरहमी से वो छीन ली। यही जिंदगी थी। आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। धीरे धीरे उसकी नजरें फिर से तलवार की धार जैसी तेज हो गईं, पर इस बार उनमें कुछ गहरा भी था। वो तेजी से जंगल के किनारे की तरफ बढ़ा। धूप छांव में चलता हुआ वो अकेला था, और वो रोशनी भी उसके अंदर के सूनेपन को दूर नहीं कर पा रही थी। वो अकेलापन बढ़ता गया और गहरा होता गया, और गहरा और ठंडा। वो उस भेड़िए के बच्चे जैसा था जो क्रूर जंगल में अकेला बढ़ा हुआ था, और अब एक असली लोन वुल्फ बनने के करीब था। एक दिन बीत गया, उसने जरा भी आराम नहीं किया। आखिरकार वो फॉरबिडन रीजन से बाहर निकल आया। जिस जगह वो निकला वो बेस कैंप से जुड़ी नहीं थी। वापस जाने का उसका कोई इरादा नहीं था। सार्जेंट थंडर के दुश्मन को मारने का अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। वो आदमी पूरे साउथ फीनिक्स में फैले एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था।
भले ही वो बड़ा आदमी ना हो, पर वो उसकी मौत की जांच जरूर करेंगे। जू क्विंग कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, पर सबसे जरूरी बात यह थी कि उसने कैंप ओनर को मारा था। जू क्विंग ने सार्जेंट थंडर से गोल्डन वज्रा वॉरियर सेक्ट के बारे में सुना था। नाइट डव ताकतवर था, पर वो बाहर की ताकत थी। गोल्डन वज्रा वॉरियर सेक्ट इस इलाके का सबसे बड़ा खिलाड़ी था। दर्जनों शहरों और बेस कैंप्स पर उनका कंट्रोल था, और सबसे बड़ी बात, उनका पैट्रियार्क एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट एक्सपर्ट था। यहाँ के लोगों और स्कैवेंजर्स के लिए फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट एक्सपर्ट्स भगवान बराबर थे। बहुत कम लोगों ने उन्हें देखा था, पर उनका खौफ सबके दिलों में था। जू क्विंग जानता था कि उसने उनके 2 एल्डर्स को मारा है, इसलिए सेक्ट खास तौर पर उससे गुस्से में होगा। इस मुसीबत से निपटने का एक ही तरीका था, उसे किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना होगा जिसका खौफ गोल्डन वज्रा वॉरियर सेक्ट के दिलों में हो और ये यकीनी बनाए कि वो उसका कुछ न बिगाड़ सके। और वो ऑर्गेनाइजेशन था 7 ब्लड आइज। यहाँ के शहरों के लिए गोल्डन वज्रा वॉरियर सेक्ट एक विशाल राक्षस था, पर गोल्डन वज्रा वॉरियर सेक्ट के लिए 7 ब्लड आइज वही राक्षस था। अगर गोल्डन वज्रा वॉरियर सेक्ट में 100 गुना ज्यादा हिम्मत भी होती, तो भी वो 7 ब्लड आइज से तंगा लेने की गलती नहीं करते। इस मुसीबत से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही था कि वो 7 ब्लड आइज का डिसाइपल बन जाए। इसलिए जंगल से बाहर निकलते ही उसने सैक में रखे 7 ब्लड आइज आइडेंटिटी मेडालियन को थपथपाया और चमकती आंखों से चारों तरफ देखा। वो 7 ब्लड आइज जाएगा। वो इतनी दूर था कि एक आम आदमी को पैदल जाने में सालों लग जाते। सिर्फ पहाड़ ही नहीं पार करने पड़ते, बल्कि अनगिनत खतरों का सामना भी करना पड़ता। पर ये आइडेंटिटी मेडालियन सब कुछ आसान करने वाला था। इसके पीछे एक मैप था जिसमें 7 ब्लड आइज के कंट्रोल वाले शहर दिखाए गए थे। उसे बस मेडालियन लेकर वहां जाना था और वहां से उसे सेक्ट हेडक्वार्टर्स के लिए एक फ्री टेलीपोर्टेशन मिल जाएगा। अभी जू क्विंग के सबसे पास एंटलरविल था, जो लाफिंग पाइन्स की उल्टी दिशा में था। लाफिंग पाइन्स की तरह आप एंटलरविल में रहने का परमिट खरीद नहीं सकते थे। वहां रहने के लिए 7 ब्लड आइज के किसी डिसाइपल का रेकमेंडेशन लेटर चाहिए था, इसलिए सार्जेंट थंडर वहां सेटल नहीं हो पाए थे। ये सोचते हुए जू क्विंग ने मुड़कर फॉरबिडन रीजन को देखा। शाम ढल रही थी। वो एंटलरविल की तरफ चल दिया। 3 दिन लगेंगे वहां पहुंचने में। वो कभी एंटलरविल नहीं गया था, पर नाम सुना था, क्योंकि वो उस शहर से ज्यादा दूर नहीं था जहां वो 6 साल रह रहा था। 2 दिन बीत गए। जू क्विंग का बेस कैंप न जाने का फैसला सही था। अब वहां दर्जनों गोल्डन वज्रा वॉरियर सेक्ट के डिसाइपल्स पहरा दे रहे थे और 7-8 जंगल में सुराग ढूंढ रहे थे। स्कैवेंजर्स में हर तरह के लोग थे, सबके अपने मकसद। मामला दबाने के लिए सबको मारना पड़ता, पर खबर आग की तरह फैल गई। और जब गोल्डन वज्रा वॉरियर सेक्ट को पता चला तो वो गुस्से से पागल हो गए। 2 एल्डर्स को खोना उनके लिए बड़ी बात थी, खासकर उनकी इज्जत का सवाल था। ये एक ललकार थी और अपनी शान बचाने के लिए उन्हें जल्द से जल्द इसका जवाब देना था। 2 दिन इंतजार के बाद भी जू क्विंग नहीं दिखा। फॉरबिडन रीजन बहुत बड़ा था और सेक्ट के पास इतने लोग नहीं थे कि पूरे जंगल को छान मारे। अफवाहों को रोकना नामुमकिन था। जल्द ही आसपास के सारे शहरों और कैंप्स को पता चल गया। मुजरिम ना मिलने की वजह से सेक्ट के हर मेंबर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इस वक्त गोल्डन वज्रा वॉरियर सेक्ट के बीच से एक गुस्से भरी धार सुनाई दी। सेक्ट हेडक्वार्टर्स लाफिंग पाइन से ज्यादा दूर नहीं था। पहाड़ पर बना एक महंगा और खूबसूरत कॉम्प्लेक्स जिसमें सैकड़ों डिसाइपल्स और कई एक्सपर्ट्स थे। वो दहाड़ पहाड़ की सबसे ऊंची इमारत के ग्रैंड हॉल से आई थी। तुम्हें वो अभी तक नहीं मिला? हॉल के आखिरी छोर पर रखे सिंहासन पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था, सुनहरी रोब में। वो रौबदार था और आंखों में गुस्सा चमक रहा था। उसकी स्पिरिट पावर का दबाव बाकियों पर भारी पड़ रहा था। उसके सामने 2 लोग खड़े थे, दोनों अधेड़ उम्र के, वैसी ही सुनहरी रोब में। उनकी स्पिरिट पावर कैंप ओनर से भी ज्यादा थी और दोनों के माथे पर शिकन थी। सेक्ट लीडर, एक ने कहा, जंगल बहुत बड़ा है, क्यों ना कैंप गार्ड्स और स्कैवेंजर्स से सर्च ऑर्गेनाइज करवाएं? 3 दिन में मुजरिम मिल जाएगा। मजाक कर रहे हो? एक लड़का हमारे 2 एल्डर्स को मार देता है, हमारे बेस कैंप को खून से रंग देता है, और तुम गार्ड्स और स्कैवेंजर्स से मदद मांगना चाहते हो? गोल्डन वज्रा वॉरियर सेक्ट की नाक कट जाएगी। दोनों चुप हो गए। थोड़ी देर बाद सेक्ट लीडर में गहरी सांस ली, आंखों में मौत की चमक लिए अपने दोनों सबॉर्डिनेट्स की तरफ इशारा किया। ग्रैंड एल्डर ली, ग्रैंड एल्डर चेन, तुम दोनों की कंडेंसेशन के 9th लेवल के पीक पर हो। तुम में से कोई भी उस किड को चुटकी में मार सकता है। मैंने पैट्रियार्क को मैसेज भेज दिया है। उनसे 2 सर्च टैलिस्मैन्स मांगे हैं,
इजाजत मिलते ही जाओ और जो करना पड़े करो, बस मामला सुलझाओ। मुझे 24 घंटे के अंदर उस किड का सिर चाहिए। दोनों ग्रैंड एल्डर्स ने गंभीरता से आदेश माना। सेक्ट लीडर ने उन्हें एक जेड स्लिप दी। वो जाने ही वाले थे कि अचानक एक ठंडी हम्फ की आवाज हॉल में बिजली की तरह गूंजी। आवाज इतनी ताकतवर थी कि दोनों एल्डर्स का दिमाग हिल गया, यहां तक कि सेक्ट लीडर भी हिल गया। वो सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। हॉल के दूसरे छोर पर एक बूढ़ा प्रकट हुआ, लाल और सुनहरी रोब में। लंबा चौड़ा चेहरा लाल, सफेद बाल बिखरे हुए, आंखें बिजली की तरह कड़क रही थी। उसके आते ही स्पिरिट पावर की ऐसी लहरें उठी जो की कंडेंसेशन से कहीं ऊपर थी। जहां वो चलता जमीन फट जाती। उसकी ऑरा किसी तूफान जैसी थी। ध्यान से देखने पर पता चलता कि उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, वो हवा में चल रहा था। ये ट्रिक नहीं थी, वो सचमुच हवा में चल रहा था। उसके पीछे एक गुस्से भरे वज्रा वॉरियर की धुंधली तस्वीर दिख रही थी, जिसमें इतनी ताकत थी कि अगर हमला करे तो पूरा हॉल तबाह हो जाए। उसके आते ही तीनों घुटनों पर गिर गए और माथा टेक दिया। प्रणाम पैट्रियार्क। पैट्रियार्क गोल्डन वज्रा वॉरियर ने कुछ नहीं कहा, सीधा सिंहासन पर जाकर बैठ गए। तीनों को ठंडी नजरों से देखा, फिर उनकी बिजली जैसी नजर सेक्ट लीडर पर टिकी। युनवन, क्या तुम गोल्डन वज्रा वॉरियर सेक्ट का उसूल भूल गए हो? सेक्ट लीडर के माथे पर पसीना आ गया। पैट्रियार्क, भूला नहीं हूं। उसूल कहता है कि जब तक जरूरी ना हो कार्रवाई ना करो, पर जब करो तो वज्रा वॉरियर की तरह टूट पड़ो। इसलिए मैंने इन 2 एल्डर्स को भेजने का इंतजाम किया है। बेवकूफ, पैट्रियार्क दहाड़े। मैंने अभी उस किड का बैकग्राउंड चेक किया। वो अचानक उभरा है। स्क्वाड थंडरबोल्ट का नया मेंबर, पहली ही बार में ढेर सारे दुश्मन मारे। स्क्वाड ब्लड शैडो से कमजोर होने के बावजूद उन्हें खत्म कर दिया और बहुत से स्कैवेंजर्स को बचाया। वो जहर का माहिर है। सिर्फ की कंडेंसेशन के 6ठे लेवल पर होने के बावजूद उसने हमारे 2 एल्डर्स और ढेर सारे डिसाइपल्स को मार दिया और खरोच तक नहीं आई। अब तुम उसे ढूंढ भी नहीं पा रहे। इतने बड़े कैंप में सिर्फ 2 लोगों ने उसके खिलाफ मुंह खोला। साफ है, लोग उसे पसंद करते हैं। इतिहास गवाह है, ऐसे लोगों से या तो समझौता कर लो या फिर पूरी ताकत से खत्म कर दो। और तुम सिर्फ 2 लोगों को भेज रहे हो, एक ऐसे इंसान के पीछे जो कमजोर होकर भी जीतना जानता है। तुम उन्हें मौत के मुंह में भेज रहे हो। पैट्रियार्क गुस्से से उबल रहे थे। तीनों बस कांप रहे थे, सर झुकाए। नाक सिकोड़ते हुए पैट्रियार्क बोले, लिख के देता हूं, अगर ये दोनों गए तो वो इन दोनों को मार देगा। सेक्ट लीडर को देखकर कहा, फिर तुम गुस्से में जाओगे, वो तुम्हें भी मार देगा। आखिर में मैं जाऊंगा, तब तक वो भाग चुका होगा और सालों बाद वापस आकर मुझे एक थप्पड़ में मार देगा। सेक्ट लीडर ये सुनकर दंग रह गया। पसीना और तेज बहने लगा। उसे नहीं लगा ऐसा होगा, पर पैट्रियार्क से बहस करने की हिम्मत नहीं थी। तो हम क्या करें पैट्रियार्क? पैट्रियार्क ने देर तक जंगल की तरफ देखा, फिर बोले, डिसाइपल्स को भेजो, शहरों और कैंप्स में सबको चौकन्ना करो। मैं इन एल्डर्स को सर्च टेलिस्मैन्स के साथ फ्लाइट टेलिस्मैन्स भी दूंगा। ये आधी आधी टेरिटरी कवर करेंगे। मैं भी ढूंढूंगा, अगर कोई उसे देखे तो पहले मुझे बताए। यही वज्रा वॉरियर का तरीका है और यही एक रास्ता है सेक्ट की इज्जत बचाने का। कुछ ही देर में गोल्डन वज्रा वॉरियर सेक्ट में घंटियां बजने लगी। डिसाइपल्स गेट से बाहर निकले और पैट्रियार्क ग्रैंड एल्डर्स को लेकर आसमान में उड़ गए। उनके सामने 3 चमकते हुए पेपर टैलिस्मैन्स थे जो दिशा बता रहे थे। तीनों सिंबल्स रोशनी की किरण बनकर अलग अलग दिशाओं में शूट हुए। वहीं से पैट्रियार्क और ग्रैंड एल्डर्स अलग हो गए।